हेलो दोस्तों, आज मैं आपको भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ाऊंगा। जीएस का बहुत अच्छा ये सब्जेक्ट है। इसमें से क्वेश्चन बहुत से आते हैं और इतिहास मालूम होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इतिहास पढ़ाने से पहले इसके पार्ट के बारे में बता देते हैं। इतिहास को जो है, भारतीय इतिहास को 3 पार्टों में नॉर्मली बांटा गया है। इसको सबसे पहले प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन भारत का इतिहास, तीसरा है आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, एक्चुअली में इसको जो है पार्ट वाइज बांटा गया है। हालांकि इतिहास हमको पूरा पढ़ना है, भारत का इतिहास। ठीक है, लेकिन इसके जो पार्ट कर दिए गए, इतिहासकारों ने जो 3 पार्ट कर दिए हैं, उसके पीछे जो कारण है वो ये है कि जब जैसे जैसे टाइम बदलता गया और उसी तरीके से भारत का इतिहास भी थोड़ा थोड़ा चेंज होता गया। जैसे प्राचीन भारत का इतिहास ले लीजिए आप, तो शुरू से लेकर के और जब तक के मुस्लिम शासक यहाँ नहीं आए तब तक के प्राचीन भारत का इतिहास ही बोला जाता है। यानी जो है 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का जब आक्रमण हुआ तब तक के जो है प्राचीन भारत का इतिहास ही माना जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, चेंजेस आते चले गए। फिर चेंज हुआ, फिर मुस्लिम शासक आए तो उन्होंने शासन किया। फिर उसके बाद 1707 तक के जो औरंगजेब रहा, मतलब दिल्ली सल्तनत रही, फिर मुगल काल रहा, फिर औरंगजेब रहा, तब तक के उस पीरियड को हम मिडीवल पीरियड बोलते हैं, यानी मध्यकालीन भारत का इतिहास। ठीक है, और उसके बाद का जो पीरियड हो, जब अंग्रेज आए, जब प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में, तो उसके बाद अंग्रेज आए, तो उसका वहाँ से लेकर के और अब तक के जो चल रहा है वो सब आधुनिक भारत का इतिहास बोला जाता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा हम जरा चित्र से समझाते हैं आपको, तो आपको समझ में आएगा किस तरीके से हुआ। ठीक है, लेकिन उस इतिहास को जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि हमारी धरती कैसे बनी। ठीक है, इतिहास जानने के लिए हमको भूगोल जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो सबसे पहले हम भूगोल समझे, इस पृथ्वी का भूगोल क्या है। ठीक है, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक, तो ज़रा हम उससे देखते हैं फिगर से। पृथ्वी, आपको पता होगा कि पृथ्वी क्या थी, एक मटर के दाने की तरह थी। पृथ्वी क्या, बल्कि कह लीजिए ब्रह्मांड। ठीक है, जो हमारा यूनिवर्स है वो एक मटर के दाने की तरह थी, लेकिन फिर वो एक्सपैंड होता चला गया। ठीक है, उसी में प्लैनेट्स बने। प्लैनेट्स में एक प्लैनेट बना आपका अर्थ, जिसको हम पृथ्वी बोलते हैं। ठीक है, हालांकि कुछ साल पहले जो है, करीब 2012 में स्विट्ज़रलैंड में स्विट्ज़रलैंड में एक जगह है सर्न, वहाँ पर पूरी रिसर्च हुई थी और ज़मीन के अंदर विस्फोट करा करके, और बिग बैंग थ्योरी के ऊपर, जो बिग बैंग थ्योरी जो पहले लेमेंटियर ने दी थी, बिग बैंग थ्योरी बोली जाती है, तो बिग बैंग थ्योरी के ऊपर पूरा रिसर्च किया गया और उसमें एक पार्टिकल को विस्फोट कराया गया। ठीक है, तो उस विस्फोट से हुआ कि पूरा ब्रह्मांड हमारा एक्सपैंड हो रहा है। ठीक है, तो उसी को हम बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। यानी एक मटर के दाने से हमारी पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो ये फिर एक्सपैंड होता चला गया। जो हमारा ब्रह्मांड है, यूनिवर्स पूरा एक्सपैंड हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे एक गुब्बारा होता है, तो गुब्बारा क्या होता है, रबड़ का होता है, तो उसको जब फुलाएंगे तो फूलता चला जाएगा, बड़ा सा गुब्बारा। ठीक है, तो ये फूलता ही चला जा रहा है। अब इसमें क्या हुआ, ब्रह्मांड हमारा फैल रहा है, अब भी फैल रहा है। ठीक है, तो कई लाख वर्ष पहले की बात है। ठीक है, आप मान लीजिए कि जो है कुछ पता नहीं है कब से स्टार्ट हुआ, लेकिन अनुमानता ये, जो पृथ्वी जो वहीं बनी है वो 4.6 अरब वर्ष पहले पृथ्वी का उत्पन्न हुई। ठीक, तो यहाँ से क्या हुआ, जब आपका ये महाविस्फोट हुआ, जिसको हम बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं, बिग बैंग थ्योरी, तो वहाँ पर क्या हुआ, ये जो गॉड पार्टिकल, इसको फिर नाम दिया गया, इस पार्टिकल को छोटे से मटर के दाने के समान जो एक पार्टिकल था उसको नाम दिया गया गॉड पार्टिकल बोला जाता है। ठीक है, गॉड पार्टिकल। ठीक, और इसका जो एक्सपेंशन हुआ यानी विस्फोट हुआ, तो धीरे धीरे करके फिर एक समय चक्र स्टार्ट हुआ, समय स्टार्ट हुआ। ठीक है, एक टाइम पे समय स्टार्ट हुआ, फिर उसके अंदर कई एक गैलेक्सीज हैं, प्लैनेट्स हैं। ठीक है, मतलब आपका जो है जितना भी जो खगोल में है, गैलेक्सीज है, आपका जो है प्लैनेट, को प्लैनेट, या जितने भी आपकी मान लीजिए ब्रह्मांड में जो चीज़ें हैं, जो हैं इस वक्त देखी जाती हैं, जो खगोल शास्त्र में आप पढ़ेंगे, तो उसमें से जो हमारा मेन है वो प्लैनेट्स है। ठीक है, प्लैनेट्स पहले 9 थे, अब इस टाइम 8 है। उसमें से एक अर्थ है। ठीक है, एक पृथ्वी भी एक प्लैनेट है। ठीक है, इसी ब्रह्मांड में ही आपका सूर्य भी है, पूरा सोलर सिस्टम है। ठीक है, तो सोलर सिस्टम कई एक है ब्रह्मांड में। ठीक है, हमारा जो सोलर सिस्टम है, सूर्य, उसके चारों तरफ जो चक्कर लगा रहे हैं वो कहलाते हैं प्लैनेट्स। ठीक है, तो प्लैनेट्स को जगह, तो उसमें एक अर्थ है। अब हम अर्थ यहाँ से आया,
तो यहाँ से समय स्टार्ट हुआ, टाइम स्टार्ट हो चला, तो मतलब यहाँ पर 1 बिलियन है, इसके पीछे चले जाएंगे कई एक है, तो टाइम स्टार्ट हुआ। तो फिर अब इस समय जो समय चल रहा है उससे पृथ्वी का जो टाइम है वो 4.6 अरब वर्ष लगभग माना जाता है, ठीक है। और 3.5 अरब वर्ष पहले यहाँ पर पृथ्वी पर जीव जंतु उत्पन्न हुए, यानी जीव और पौधे ये उत्पन्न हुए 3.5 अरब वर्ष पहले, यानी पौधे और जीव जंतु उत्पन्न हुए। और कई 4.5 अरब वर्ष पहले पृथ्वी उत्पन्न हुई, ठीक है। बाकी और सब इतिहास में जो पीछे क्या था क्या नहीं था, तो ये बिग बैंग थ्योरी से पृथ्वी उत्पन्न हुई। अब जब पृथ्वी आई तो पृथ्वी पे जो है फिर कालखंड आते चले गए, अलग अलग कालखंड, ठीक है। तो इसमें जब पृथ्वी बनी तो इसमें प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल उत्पन्न हुआ, ठीक है। तो ये हुआ, फिर उसके बाद हमारा इतिहास चालू हुआ। तो पहले हमको ये समझना है पृथ्वी कैसे बनी, ठीक है। तो ये बिग बैंग थ्योरी से बनी। उसके बाद फिर हमारे जो काल आए, कालखंड जो आए आपका, तो वो कालखंड था आपका ये। अगर हम इतिहास का अध्ययन करें तो उसमें प्रागैतिहासिक काल जो पुराना काल था, प्रागैतिहासिक काल वो था कि इसमें जो था कुछ भी रिटर्न नहीं था, रिटर्न कुछ नहीं, नो रिटर्न, कुछ भी लिखित नहीं था, ठीक है। केवल आर्कियोलॉजी के आधार पर पता लगाया जा सकता है, यानी पुरातत्व विभाग ने अपने जो साक्ष्य मिले, जो चीज़ें मिली, उसी के आधार पर पता लगाते हैं कि क्या होता था उस समय, किस टाइप के लोग थे, ठीक है, कैसा जीवन था, ठीक। तो जो मानव जीवन उत्पन्न हुआ तो वो करीब इस जो आधुनिक मानव है वो 34,000 साल पहले माना जाता है, 34,000 वर्ष पूर्व आधुनिक मानव। अब आधुनिक मानव कैसे उत्पन्न हुआ हमारा, ठीक है। तो आधुनिक मानव जो था, और आधुनिक मानव, ठीक, आधुनिक मानव से पहले जो था 60 लाख वर्ष पूर्व पहले जो है मानव एक तरीके से बनने लगा था, जो कि एक जानवर की शक्ल में बंदर और मनुष्य का मिक्सचर लगभग था, तो उस टाइप का था। लेकिन जो हमारा आधुनिक मानव माना जाता है होमो सैपियन, जो खड़े होकर चलने लगा, ठीक है, होमो सैपियंस, ठीक है, ये 34,000 वर्ष पहले उत्पन्न हुआ, ठीक है। ये किस टाइप से था, कैसा था, तो आपको बता देते हैं, आपको फिगर से दिखा देते हैं कैसा था। फिर प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल आप बाद में समझ लीजिएगा, ठीक है। तो मानव इस टाइप का था, ठीक है, ये आपका मानव। तो जो मानव 34,000 वर्ष पहले जो उत्पन्न हुआ हमारा, जो खड़े होकर चलने लगा, वो इस शेप में आ गया, ठीक है, लगभग इस टाइप पे, ठीक। तो वो अपना पूरा जो था मतलब आखेटक पे ही मतलब अपना शिकार करता था, खाता था, फूल पत्ती वगैरह ये सब जो वनस्पतियाँ मिलती थी वो खा लेता था, उसके हिसाब से वो रहा, ठीक है। तो धीरे धीरे करके मानव डेवलप होता है, उसका माइंड डेवलप करता रहा, उसी तरीके से उसने काम करना शुरू किया। फिर उसने मतलब पत्थरों से वो काम करना शुरू किया, मतलब शिकार करना या पत्थर से कोई काम करना शुरू किया, तो उसको हम पाषाण काल बोलते हैं, भी आपको बताते हैं। तो ज़रा एक बार आप देख लीजिए, प्रागैतिहासिक काल इस टाइप से था, ठीक है, ये प्रागैतिहासिक काल मानव इस टाइप से उत्पन्न हुआ। फिर उसके बाद देखिए ये मानव की है स्टाइल बढ़ने की, ठीक है। अब चूंकि हमको इतिहास मानव का ही पढ़ना है, तो इसलिए जो है जब देख ले जरा एक बार कैसे कैसे मानव थे, इस टाइप से मानव थे। ये जो है प्रागैतिहासिक काल का टाइप है, ठीक है। ये उस समय जो पत्थर वगैरह थे, ये पत्थर से ही पता लगाया जा सकता है कि काल किस टाइप से था। तो प्रागैतिहासिक काल में भी 3 काल थे, यानी पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, 3 पाषाण काल थे इसमें। तो ये पाषाण का मतलब होता है पत्थर, स्टोन एज, इसको बोलते हैं हम स्टोन एज, ठीक है। अब स्टोन जिस तरीके, जैसे नुकीले पत्थर हैं, पतले पत्थर हैं, समांतर पत्थर हैं, ठीक है। तो पत्थरों के आधार पर ही इसको 3 कालों में बांटा गया है। एक को कहते हैं पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पाषाण मतलब पत्थर, ठीक है। तो इस टाइप के पत्थर थे, देखिए पत्थर की फिगर आपको दिखा देते हैं। ये इस टाइप के पत्थर भी थे, नवपाषाण काल में औजार थे। आदमी जो था गुफाओं में रहता था, इस टाइप से गुफाओं में रहता था वो आदमी, ठीक है। ये गुफा है और ये पत्थरों के आकार बदलते चले गए, ठीक ठीक। तो ज़रा हम बैक आते हैं और अब हम अपना ये देखते हैं पाषाण काल, ठीक है। तो पहले हम समझ ले, हाँ,
ये आपका जो है इतिहास का जो एक परिचय है, एक तरीके से देख लीजिए आप, भारतीय इतिहास या पूरा इतिहास मान लीजिए तो पूरा पाषाण काल था। पाषाण काल जिसको बोला है प्रागैतिहासिक काल में आ जाता है। तो पूरा पाषाण काल में भी पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ठीक है, और इसके साथ ताम्र पाषाण काल भी आ जाता है। तो ये इतना एरिया जो इलाका मतलब इतना काल जो है कहलाता है प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल कहलाता है, ठीक है। और जो तांबा मिला था सबसे पहले जो खोजी गई धातु थी वो थी तांबा, तो उसको ताम्र पाषाण काल बोला जाता है, ठीक। उसके बाद आदि ऐतिहासिक काल, सेकंड जो डिवाइड किया गया है इतिहास को, जो हमारे इतिहास को डिवाइड किया गया, सेकंड जो पार्ट है उसका वो है ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ठीक है। तो इसमें दो सभ्यताएं थी, सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता, ये थी। अच्छा, ये जो प्रागैतिहासिक काल है ये रिटेन नहीं था, नो रिटेन, ठीक है, केवल आर्कियोलॉजी वालों ने जो पता किया, साक्ष्य मिले, उसके आधार पर ज्ञात किया गया। लेकिन ये जो आदि ऐतिहासिक काल है ये रिटेन था, यानी लिखित था, लेकिन पढ़ा नहीं गया, पढ़ा नहीं गया, अभी तक इसको नहीं पढ़ पाए। क्या इसकी स्क्रिप्ट थी, क्या लिखा था, किस तरीके की भाषा वो लोग यूज़ करते थे, ये अभी तक पता नहीं है। लेकिन इसके साक्ष्य के आधार पर पता लगाते हैं हम, ठीक है, कि कैसे वो लोग रहते थे। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में जिस तरीके से जो मकान वगैरह मिले, जो वहाँ की नगर योजना थी, या जिस तरीके का वहाँ का पर धार्मिक वो था, या कैसा वहाँ पर इकोनॉमी कैसी थी, तो ये सब चीज़ें हम आर्कियोलॉजी सर्वे जो ऑफ इंडिया है, हमारा जो पूरा तात्विक विभाग है, वो साक्ष्य जो मिलते हैं उसी आधार पर पता लगाता है। लेकिन स्क्रिप्ट मिली है, लेकिन अभी तक पढ़ी नहीं जा सकती स्क्रिप्ट इसकी, ठीक है, मतलब जो लिखे हुए लेख मिले हैं वो अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं, ठीक। आदि ऐतिहासिक काल जो है उस तो रिटेन भी है और साक्ष्य भी हैं, पढ़े भी गए हैं, ठीक है, यानी एसआई वाले भी हैं और ये पढ़े भी गए हैं, ठीक है, यानी साक्ष्य जो है वो पढ़े भी गए हैं। तो ये जो है इसको तीन भागों में बांट दिए, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास, ठीक है। इस इतिहास को हम कहते हैं प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, तो ये है। लेकिन जो हमारा इतिहास जो मेन है वो प्राचीन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम पूरा इतिहास ले लें, यानी प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, मध्यकालीन ठीक है, अच्छी स्टोरी टाइप की लगती है, लेकिन क्वेश्चन कम आते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन आपके प्राचीन भारत के इतिहास से ही पूछा है, असली इतिहास यही है, पूरे इतिहास का 80% भाग तो इसी में ही है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा आधुनिक से आता है, ठीक है, तो आधुनिक अच्छा कर लीजिए आप अपना, और प्राचीन अच्छा कर लीजिए। तो आज हम आपको प्राचीन भारत के इतिहास की पूरी डिटेल समझाते हैं, मतलब शार्ट में समझाते हैं, लेकिन इसको अलग वीडियो में फिर बाद में एक एक टॉपिक वाइज समझाएंगे अलग अलग, ठीक है। लेकिन आज थोड़ा आपको शार्ट, यानी इतिहास या जीएस में कोई भी सब्जेक्ट समझने के लिए उसका जूस समझ में आना चाहिए कि ये सब्जेक्ट है क्या, उसकी थीम समझ में आना चाहिए। उसके बाद फिर आपको पूरा सब्जेक्ट समझ में आने लगेगा, ठीक है। जब उसकी थीम समझ में आ जाएगी तो आपको पूरा सब्जेक्ट समझ में आ गया कि हमको इसमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो आज हम उसकी थीम समझेंगे पूरे इतिहास की, यानी प्राचीन भारत के इतिहास की खाली समझेंगे, फिर मध्यकालीन समझेंगे अगले वीडियो में, उसके अगले वीडियो में आपको आधुनिक समझाएंगे, फिर एक एक टॉपिक इसके क्लियर करेंगे। तो पहले हम प्राचीन भारत के इतिहास को देखते हैं आज, और उसमें एक चीज़ और जान लीजिए कि ये जो आपका पाषाण काल है, इसका जरा कालखंड भी देख लीजिए एक बार, क्या था इसका, तो कालखंड देखिए, हाँ ये आपका इतिहास को जो डिवाइड किया गया है, यानी मानव, प्राचीन भारत का जो इतिहास है मानव के आगमन से लेकर के और करीब 8वीं शताब्दी तक आता है, ठीक है, 8वीं शताब्दी के अंत तक मानते हैं हम, ये प्राचीन भारत का इतिहास है। फिर 712 में जब मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया, तो यानी मुस्लिम शासकों का फिर यहाँ पर राज चला हिंदुस्तान में, और मुस्लिम शासक जो आए तो उसको हम कहते हैं मध्यकालीन, यानी 1757 तक जो प्लासी का युद्ध हुआ उस काल तक के हम उसको कहते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास, ठीक है। और 1757 से लेकर के और अब तक के, यानी 1947 आज़ाद होने के बाद से लेकर के अब आज़ादी के बाद का भी भारत जो है वो आधुनिक भारत के इतिहास में आता है। तो वो हम बाद में समझेंगे, ये बाद में समझेंगे। आज हमको प्राचीन भारत का समझना है इतिहास, ठीक है। तो इसी के बारे में आज पढ़ाते हैं हम आपको। ठीक, अच्छा, थोड़ा कालखंड और समझ लीजिए। पाषाण काल जो है, इसमें पाषाण काल वगैरह क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, जो आते हैं में वो बता देंगे, लेकिन उसके बाद फिर सिंधु घाटी सभ्यता से मेरा इतिहास असली शुरू होता है, ठीक है। तो पाषाण काल में क्या है, पाषाण काल स्टोन एज बोला जाता है इसको हम, पत्थर वाला काल, स्टोन एज। इसमें
पत्थर के आधार पर काल को डिवाइड किया गया। तो पूरा पाषाण काल जो था 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है, और मध्य पाषाण काल 10,000 से लेकर के 6,000 ईसा पूर्व तक के माना जाता है। अच्छा, ईसा पूर्व और ईस्वी भी समझ लीजिए, यानी बीसी और एडी क्या होता है, जरा ये भी समझ लीजिए आप। तो मान लीजिए जब ईसा मसीह का जन्म हुआ तब से ईसवी संवत स्टार्ट हुआ, यानी सन 1, ठीक है, फिर 2, फिर अब इस टाइम चल रहा है 2022, ठीक है। इसके बैक में आप जाएंगे तो जब से धरती बनी तब से लेकर के जो काल है, यानी 5 लाख से माना जाता है लगभग, तो 5 लाख मान लीजिए वहाँ से लेके और 1 तक के ये बीसी कहलाता है। एडी होता है अन्ना डोमिनी, ठीक है, और बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी क्राइस्ट का मतलब होता है ईसा मसीह, ठीक है। तो जीसस क्राइस्ट को कहा जाता है ईसा मसीह, ठीक है। तो उनसे पहले का टाइम जो है वो कहलाता है बीसी, बिफोर क्राइस्ट, और ये अन्ना डोमिनी, यानी इसको हम कहते हैं आफ्टर क्राइस्ट कह लीजिए, या इसको सी बोला जाता है, कॉमन एरा, ठीक है। एडी को सी भी लिख देते हैं, ठीक है, कॉमन एरा, और इसको BCE लिखते हैं, बिफोर कॉमन एरा, ये भी लिखती हैं अब किताबें, बिफोर कॉमन एरा भी बोला जाता है, ठीक है। तो AD BC समझ लीजिए आप, यही लिखा रहता है ज़्यादातर किताबों में। तो AD का मतलब आफ्टर, जब क्राइस्ट का, जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ उसके बाद का टाइम है, ठीक है, यानी सन 1 से लेकर के 2022 तक के इस समय, और पीछे बैक में जाएंगे 1 से लेकर तो बिफोर क्राइस्ट बोला जाता है। तो BC जब हम बोले तो समझ लीजिएगा ईसा पूर्व, ईसा पश्चात, ठीक है, हिंदी में कहते हैं ईसा पूर्व और ईसा पश्चात, तो ये समझ लीजिएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। तो मध्यकालीन इतिहास जो है आपका 10,000 से 6,000, और नवपाषाण का मध्य पाषाण काल जो है 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व है, और आपका जो है नवपाषाण काल 6,000 से 3,500 ईसा पूर्व तक के माना जाता है, ठीक है। फिर पुरा पाषाण काल में भी 3 काल थे, एक निम्न पुरा पाषाण काल, एक मध्य पुरा पाषाण काल, एक उच्च पुरा पाषाण काल, ठीक है। तो निम्न पुरा पाषाण काल था 5,000 से लेके 50,000 ईसा पूर्व तक के। इसमें औजार जो थे हस्त, कुंठाकार, विदारणी और क्लेचर, ठीक है, यानी औजार जो पत्थर थे, पत्थर के आकार के आधार पर ही इसको बताया गया निम्न पुरा पाषाण काल, ठीक है। इसमें थोड़ा पत्थर के औजार और थोड़ा धारदार बना दिए गए, तो उसको मध्य पुरा पाषाण काल कहते हैं, 50,000 से लेकर के 40,000 BC तक के हैं। और उच्च पुरा पाषाण काल में 40,000 से लेकर 10,000 BC तक के है ये। इसमें जो पत्थर थे वो शल्क और फलक के आधार पर ब्लेड टाइप के बना दिए गए, जैसे ब्लेड होता है उस टाइप से। तो ये पत्थरों के आधार पर ही ये काल बढ़ गए आपके, ठीक है। उसके बाद मध्य पाषाण काल आया, उसमें भी पत्थरों का था, और नवपाषाण काल, तो यानी स्टोन एज पूरा था, ये स्टोन के ऊपर आधारित था, ठीक। अच्छा, जो हमारे जो मानव जो उत्पन्न हुआ, सबसे पहले धरती पे जो मानव जाति जो उत्पन्न हुई वो अफ्रीका से उत्पन्न हुई, ठीक है। अफ्रीका के जो तटीय भाग हैं, यानी आपका अफ्रीका महाद्वीप देखेंगे तो ये अफ्रीका महाद्वीप मान लीजिए है, और यहाँ पर आपका है इंडिया, ठीक, यहाँ पर आपका है मेडागास्कर, ठीक है। तो भारत जो था पहले यहाँ पर था अफ्रीका के पास, धीरे धीरे करके नॉर्थ ईस्ट साइड जो है भारत जो है वो नॉर्थ ईस्ट जो है वो 5 सेंटीमीटर पर ईयर बढ़ रहा है, पर ईयर ये बढ़ रहा है, अब भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो कई लाख साल पहले जो है भारत कभी यहाँ पर हिस्सा था इसका, अफ्रीका का, और मेडागास्कर के पास में ही, ठीक है। तो खिसकते खिसकते भारत आ गया यहाँ, ठीक। तो यहाँ पर जो जातियाँ, जो मानव जाति जो सबसे पहले उत्पन्न हुई वो दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में, ठीक है, दक्षिण पूर्वी अफ्रीका के तटीय भाग में, यहाँ पर तट है, और यहाँ उत्पन्न हुई, यहाँ से धीरे 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 विचरण करती हुई और भारत ऐसे पहुँचा आदमी, ठीक है। और यहाँ पर आपका सोन नदी जो है आपकी सोहन नदी घाटी नदी के आसपास, सोन नदी के आसपास जाके सबसे पहले पहुँचा था, ठीक है। तो भारत में जो मनुष्य आया वो नॉर्थ साइड से नहीं आया, बल्कि यहाँ से तटीय भागों से होकर अफ्रीका से और यहाँ आया। सबसे पहले धरती पे जो मानव जो है वो अफ्रीका में ही हुआ था, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा बताना था, नॉलेज के लिए जान लीजिए, वैसे कोई ऐसा आपका कंपटीशन के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसे जान लीजिए, आ जाए तो कर लीजिएगा, ठीक है। तो तटीय प्रवास के दौरान जो है भारत में अफ्रीका से आदमी आया है, ठीक है। और ठीक, अच्छा, तो निम्न पुरा पाषाण काल और मध्य पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल, पत्थर के आधार पर ही इनको डिवाइड किया गया। तो इनको अलग अलग संस्कृतियों के नाम से भी जाना जाता है, चूंकि ये सोहन घाटी के आसपास था तो सोहन संस्कृति बोला जाता है, सोहन, इसको कहते हैं हम
सोहन संस्कृति, ठीक है, यानी निम्न पुरापाषाण काल की सोहन संस्कृति और मध्य पुरापाषाण काल की कोई कहते हैं इसमें चूंकि फलक वगैरह उत्पन्न हुए तो फलक संस्कृति बोली जाती है, फलक संस्कृति, ठीक है। और उच्च पुरापाषाण काल में ब्लेड वगैरह बने थे तो ये कोई संस्कृति नहीं थी, लेकिन ये दो संस्कृतियां थी, निम्न पुरापाषाण काल सोहन संस्कृति और मध्य पुरापाषाण काल फलक संस्कृति के नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो ये आपका इतना पाषाण काल है। अब हम सीधे सीधे चलते हैं, अच्छा इनको जो इंग्लिश में कहते हैं पुरापाषाण काल को कहते हैं आपका पैलोलिथिक पीरियड, और मध्य पाषाण काल को कहते हैं मेसोलिथिक, और उच्च पुरापाषाण को कहते हैं मध्य पाषाण काल को कहते हैं मेसोलिथिक, और नव पाषाण काल को कहते हैं नियोलिथिक। नव पाषाण काल को नियोलिथिक, मेसोलिथिक और पुरापाषाण को कहते हैं पैलोलिथिक, ठीक है, इंग्लिश में ये कहते हैं, ठीक। अच्छा मेसोलिथिक में जो होता है इसको माइक्रोलिथिक बोला जाता है, क्योंकि छोटे छोटे पत्थरों का इस पर आविष्कार हुआ था तो इसको माइक्रोलिथिक भी बोलते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट उस पर चलते हैं फिर। अच्छा उसके बाद जो है सबसे पहले जो धातु खोजी गई थी वो थी आपकी तांबा। तो तांबा जो था वो 5000 BC में खोजा गया, 5000 BC में आपका तांबा खोजा गया, ठीक है। तांबा खोजने के बाद जब धातु खुज गई तो उसके बाद उसके औजार भी बने। किस तरीके के औजार बने थे तांबे के ये आपको दिखा देते हम। तो औजार देखिए आप तांबे के, ये तांबे के औजार जो मिले हमको पुराने वो तांबे के औजार बोले थे, तो इसको हम कहते हैं ताम्र पाषाणिक संस्कृति, ठीक है। और ये थी ताम्र पाषाणिक संस्कृति। ताम्र पाषाणिक का मतलब हुआ इसमें तांबा भी था प्लस पत्थर भी थे साथ साथ में, तांबा पत्थर दोनों साथ साथ चल रहा था। तो ये 5000 BC में ये उत्पन्न हुआ तांबा, और इसको हम कहते हैं ताम्र पाषाणिक संस्कृति, ठीक है। तो इसको कैल्कोलिथिक भी इंग्लिश में बोला जाता है, कल्चर। पत्थर तांबा दोनों एक साथ उत्पन्न हो रहा था, ठीक है। और इसी समय जो है 4 संस्कृतियां भारत में उत्पन्न हुई। एक थी बनास, कायथा संस्कृति, बनास संस्कृति, कायथा संस्कृति और मालवा जोरवे, मालवा और जोरवे 4 संस्कृतियां इस समय भारत में उत्पन्न हुई। और बनास संस्कृति जो थी आपकी MP के आसपास थी, राजस्थान में, सॉरी, बनास राजस्थान में, कायथा जो थी MP में, मालवा भी MP में, और जोरवे संस्कृति जो थी आपकी महाराष्ट्र में, ठीक है, ये महाराष्ट्र में। तो ये 4 संस्कृतियां उत्पन्न हुई इसी दौरान, यानी ताम्र पाषाणिक काल में, ठीक है। तो इनको बोला जाता है। और बहुत कम वर्षा सूखे के कारण जो थी ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां जो थी सब नष्ट हो गई, सूखा वगैरह पड़ गया, इस कारण ये नष्ट हो गई, तो ताम्र पाषाणिक संस्कृति खत्म हो गई, ठीक है। उसके बाद अच्छा जो एज होती है उसका पता जो हम लगाते हैं कार्बन डेटिंग के आधार पे, यानी कितना पुराना है, ये कितने साल पुराना है, तो कार्बन 14 का प्रयोग करते हैं। कार्बन 14 कार्बन डेटिंग के हिसाब से इसका पता लगाते हैं, यानी कार्बन का क्षय होता है, यानी कार्बन जो है धीरे धीरे कम होता चला जाता है, कार्बन 14 से कार्बन 12 में बन जाता है। तो जिस हिसाब से डिके होता है तो उससे पता लगाते हैं इतने साल में ये कम हुआ होगा कार्बन, यानी हर चीज़ में कार्बन है। जितने भी जीवाश्म वगैरह हैं, जीवाश्म की जो उम्र पता लगाते हैं उसमें कार्बन होता है, तो कार्बन के हिसाब से पता लगता है, उसको कार्बन डेटिंग बोला जाता है। तो इसमें कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ठीक है, कार्बन 14 के आधार पर, ठीक। तो अच्छा दक्षिण भारत का जो नवपाषाण काल था उसका टाइम जो है 2500 से लेकर 1000 BC तक के माना जाता है दक्षिण भारत का, ठीक है। तो ये आपका जो है मोटा मोटा जो वो था ऐसा इतिहास जो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं, अनुमान के आधार पे है, ठीक है। अच्छा इसी दौरान जो था आयरन एज भी स्टार्ट हो गया, यानी लोहे का एज शुरू हुआ, यानी आयरन एज बोला जाता है। वो आपका माना जाता है 1000 BC से लेकर के और 1 BC तक के, ठीक है। 1000 से 1 BC तक का जो एज है, या आपका 1000 से लेकर के 500 BC मान लीजिए इंडिया में जो है, वैसे तो 1300 से स्टार्ट हो गया था, लेकिन ये इंडिया में 1000 से 500 BC के बीच का एज है, ठीक है। इसको हम कहते हैं लौह एज। अब जब लोहा खोज लिया गया तो बिल्कुल एकदम काम बहुत ज़बरदस्त होने लगा, ठीक है। लोहा खोजते ही सारा सिस्टम चेंज होने लगा, ठीक है, जब से लोहे का आविष्कार हुआ। अब लोहे की ही जंग चल रही है, ठीक है। तो लोहा मेन था फैक्टर, ठीक। चलिए अब चलते हैं हम अपने
असली इतिहास पे, और वो सिंधु घाटी की सभ्यता पे। ठीक है, तो सिंधु घाटी की सभ्यता। अब जब सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ेंगे तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 2500 से 1750 BC माना जाता है इसका टाइम। वैसे तो बहुत से किताबों में बहुत से टाइम लिखे हैं, 3000 से स्टार्ट हो गई थी वैसे, लेकिन इसका कार्बन डेटिंग के हिसाब से जो इसका टाइम पीरियड डिसाइड किया गया है NCERT के हिसाब से, वो 2500 से 1750 BC माना जाता है। ठीक है, अब सिंधु घाटी सभ्यता थी कैसी, तो चलते ज़रा देखते एक बार चित्र में अपने मैप के हिसाब से। ये सिंधु घाटी सभ्यता का जो है देखिए पिक्चर है, ये स्नानागार वगैरह है, स्विमिंग पूल जिसको बोलते हैं, और ये मकान ये अनुष्ठान के लिए बने हुए हैं, टीला है, सिटाडेल बोला जाता है इसे। ठीक है, और ये देखिए इस तरीके की पूरा मकान थे, इस तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग रहते थे, पूरा नगर योजना इस टाइप से थी। ठीक है, तो ज़रा पिक्चर देख लीजिए पहले। ये इस टाइप से मकान बने, नालियाँ बनी हुई है, ढकी थी, मकान बहुत खूबसूरत सिस्टमेटिक ढंग से बने हुए थे। और ये इसके जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो मिले हैं, ठीक है, ये मूर्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, टेराकोटा वगैरह सब मिला है, पत्थर की मूर्तियां हैं, कांसे की भी हैं। अच्छा, सिंधु घाटी का ये देखिए पूरा जो मैप है, इससे आप समझिए कि कहाँ से कहाँ तक था। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं, और सिंधु घाटी सभ्यता में जो है हमारा जो इसके पैरेलल में 3 सभ्यताएं और चल रही थी सिंधु घाटी के पैरेलल में, यानी एक तो सिंधु थी, दूसरी मेसोपोटामिया जो कि सबसे पुरानी सभ्यता है। मेसोपोटामिया जो है आपका इराक के पास का इलाका है। ठीक है, ये इलाका यहाँ पर है आपका, ये अफगानिस्तान है, तो यहाँ पर आपको पड़ता है इराक वगैरह, मेसोपोटामिया, मिस्र और चाइना। ये 3 सभ्यताएं इसी के पैरेलल में भी थी। ठीक है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता और 4 सभ्यताएं और थी, 3 और थी, तो सब मिला के 4 सभ्यताएं थी। इनका आपस में व्यापार भी होता था। ठीक, तो आगे पढ़ते हैं। आपको पहले सिंधु घाटी को ज़रा समझा दें। देखिए सिंधु का कहाँ से कहाँ तक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो फैली हुई थी, बहुत बड़े एरिया में फैली हुई थी उस समय। ठीक है, तो ये आपका जो पूर्वी इलाका है आलमगीरपुर, यहाँ पर आलमगीर है, आलमगीरपुर यूपी, फिर आपका यहाँ मांडा है, आपका जम्मू कश्मीर में मांडा। ठीक है, जम्मू कश्मीर JK मान लीजिए। ठीक है, ये सुतका गेंडोर है, यहाँ पर आपका बलूचिस्तान है। ठीक, बलूचिस्तान ये पाकिस्तान में आता है, पाकिस्तान इलाके में। और आपका जो है दायमाबाद जो है वो ये है आपका महाराष्ट्र में दायमाबाद। ठीक है, ये दक्षिणी इलाका, यानी पूर्वी इलाका, पश्चिमी इलाका, उत्तरी इलाका, दक्षिणी इलाका। ये अगर जो ऐसे बना ले हम, तो ये 1100 किलोमीटर लगभग लंबाई थी, और ये 1600 किलोमीटर। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है, मतलब ये जो लंबाई है इसकी 1600 किलोमीटर, ये 1100 किलोमीटर लंबा। ठीक है, तो ये पूरा इलाका जो था, इसको सिंधु घाटी का इलाका बोला जाता है, या इसको हड़प्पा की सभ्यता भी बोली जाती है। ठीक है, अब ये क्या था, हमने सिंधु नदी आपको पढ़ाई थी पिछले वीडियो में। सिंधु नदी यहाँ पर तिब्बत के पास मानसरोवर झील है, वहाँ से होकर के निकलती है, ऐसे करके बहती हुई अरब सागर में गिरती है। ये इसकी सहायक नदियाँ हैं, 5 मेन नदियाँ थी, सतलज, व्यास, रावी, झेलम और चिनाब। ठीक है, 5 इसकी सहायक नदियाँ, एक सिंधु नदी, 6 नदी मेन नदी है। मतलब ये जो सभ्यता थी इन 6 नदियों के आसपास बसी हुई थी। ठीक है, इसीलिए, या इसकी और भी सहायक नदियाँ हैं तो वहाँ पर थी, तो इसलिए इसी इलाके को सिंधु घाटी की सभ्यता बोला जाता है, इस नदी के आधार पर, सिंधु नदी के आधार पर। इसको हम कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, अब ये सबसे पुरानी सभ्यताओं में से है। ठीक, हालांकि इसके सबसे पुरानी जो है मेसोपोटामिया की है, इराक वाली, और मिस्र है और चाइना है। तो ये 4 सभ्यताएं पुरानी हैं, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता को हम पढ़ते हैं। ठीक, तो ये इसका एरिया है मैप के हिसाब से सिंधु घाटी सभ्यता का। और सिंधु घाटी सभ्यता जब स्टार्ट हुई तो इसकी खोज की थी, इसमें जो, अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा या सैंधव सभ्यता भी बोला जाता है। ठीक है, सैंधव सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक, तो इसमें जो सबसे पहला नगर जो खोजा गया था वो था हड़प्पा। हड़प्पा जो था 1921 में दयाराम साहनी ने खोजा था। ठीक है, और दूसरा नगर जो है मोहनजोदड़ो, इस पर फिल्म भी बनी है, मोहनजोदड़ो 1922 में, और इसको राखालदास बनर्जी ने खोजा था। ठीक है, तो खुदाई का काम दिया गया था, अंग्रेज उस समय यहाँ हुकूमत चली रही थी, चार्ल्स मैसन ने दिया था, 1826 में खुदाई कराई तो यहाँ पर मिला, लेकिन लास्ट में जिसको खोजा था दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा को।
इसलिए इसको हड़प्पा की सभ्यता भी बोला जाता है। और मोहनजोदड़ो 1922 में राखालदास बनर्जी ने खोजा था। ठीक है, तो इसमें जो यहाँ पर जो लोग रह रहे थे वो उसमें 4 प्रजातियां थी। एक थी आपकी भूमध्य सागरीय प्रजाति, दूसरी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड और अल्पाइन और मंगोलाइड। ये 4 प्रजातियां यहाँ पर रहती थी। ठीक है, तो ये आपका 4 प्रजातियां जो रहती थी। सर्वाधिक लोग जो थे भूमध्य सागरीय लोग। भूमध्य सागर जो ऊपर है मेडिटेरियन सी, आपका जब हम ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो बता देंगे। मेडिटेरियन सी यहाँ पर है आपका, और आपका अफ्रीका से थोड़ा ऊपर है, और वहाँ पर जो भूमध्य सागर है वहाँ से लोग आए थे। तो भूमध्य सागरीय जो प्रजातियाँ सबसे ज़्यादा थी यहाँ पर। ठीक है, नगर योजना जो थी यहाँ की ये पर्यावरण के अनुकूल थी। नगर योजना जरा देखते हैं मैप में, फिर आपको बताते हैं। ये फिगर साफ नहीं दिख रही है, इसको देखिए। नगर योजना जो यहाँ की थी बहुत ही पर्यावरण के अनुकूल थी। जो मकान बने थे बहुत सिस्टमेटिक ढंग से बने हुए थे। इस समय इंडिया में जो शहर बसा हुआ चंडीगढ़, वो थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से बसा हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पर सेक्टर वाइज है, मोहल्ला नहीं सेक्टर वाइज है, सब एक जैसे लगते। तो यहाँ पर भी यही था। नगर योजना जो थी वो 2 भागों में बटी हुई थी कि एक तो जो मकान बने हुए थे थोड़ा ऊंचे होते थे, थोड़ा किले टाइप के। ठीक है, तो उसमें शासक वर्ग रहता था। 2 तरीके के मकान थे, एक थे थोड़ा ऊंचे यानी थोड़ा बड़े किले टाइप के। ठीक है, और दूसरा जो था वो थोड़ा छोटे होते थे। ठीक है, तो वो आवास जो छोटे होते थे वहाँ पर जो था आपका जो है व्यापारी वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, कर्मचारी लोग हैं, ये लोग रहते थे। ठीक है, यानी ये छोटे आवास होते थे, तो ये नीचे होते थे। और ये जो किले टाइप के बने थोड़ा बड़े होते थे, वो थोड़ा ऊंचे होते थे। ठीक है, तो यहाँ पर रहते थे शासक वर्ग। शासक वर्ग यहाँ पर रहता था, और यहाँ पर रहते थे लोग श्रमिक है या आपका जो है कर्मचारी लोग हैं। ठीक है, मतलब वैसे लोग। ठीक, तो ये 2 भागों में था मकान जो बने हुए थे, वो इस टाइप से थे। ऊंचे थे थोड़ा और थोड़ा नीचे थे। ठीक है, तो ऊंचे में थोड़ा बड़े बने थे, नीचे थोड़ा वैसे थे। लेकिन जो मकान बने थे बहुत ही अच्छे बने थे, सिस्टमेटिक ढंग से। लोगों में कि मकानों में क्या था कि आंगन होता था, एक रसोई होती थी, और नहाने के लिए जो बाथरूम होता था। ठीक है, ज़्यादातर मकानों में अपना अपना सबका कुआं होता था। कभी कभी ऐसा होता था कि एक कुएं से 2-4 घर के लोग भी भरते थे पानी। ठीक है, मकान में जो रोड थी, जैसे मकान है तो मकान ये बने हुए हैं। इधर मान लीजिए मेन रोड है, ये मेन रोड है, और पीछे मान लीजिए गली है। ठीक है, तो ज़्यादातर दरवाजे खिड़कियां गली में ही खुलते थे। मतलब खिड़कियां जो थी मेन रोड में खुलती थी, दरवाजे जो होते थे वो गली साइड में। गली साइड से लोग निकल के जाते आते थे, मेन रोड से नहीं जाते थे। मेन रोड में केवल खिड़कियां रहती थी। ठीक है, तो इस टाइप से थे इनकी जो बसा हुआ था। इनका जो है ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था, पानी की जो निकासी थी वो बहुत अच्छी थी। ठीक है, एक तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर थे उनको हम स्मार्ट सिटी कह सकते हैं। इस समय के जो स्मार्ट सिटी हम बना रहे थे, अपने स्मार्ट सिटी जो योजना बन रही थी, अभी बने तो है ही नहीं। ठीक है, तो ये स्मार्ट सिटी ही थे। इसमें से जो सबसे अच्छे जो नगर थे वो आपका हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। इनकी नगर योजना एक समान थी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, इनकी नगर योजना एक समान ही थी, और बहुत अच्छे ये शहर थे। ठीक है, कालीबंगा, रंगपुर जो थे उनको छोड़कर सभी जगह जो ईंटें थी, पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, और ईंट का जो साइज होता था 4-2-1, ये इसकी माप थी। ईंट का जो साइज की माप थी वो 4-2-1 थी इनकी माप। हालांकि ये बताया जाता है कि मैथमेटिक्स जो उस समय खोजी नहीं गई थी, मैथमेटिक्स आर्यभट्ट वगैरह ने इन लोगों ने बाद में खोजी, लेकिन बिना मैथ के नगर बनाना आसान नहीं था। तो मैथमेटिक्स कहीं ना कहीं यहाँ पर थी, गणित थी। ठीक है, उस समय गणित जरूर होगी, क्योंकि ये माप देना, इस तरीके से मकान बनाना बिना मैथ के संभव नहीं है, बिना गणित के संभव नहीं, लेकिन मैथ रही होगी किसी तरीके से। ठीक है, तो अच्छा, कालीबंगा में जो नाली मिली है वो लकड़ी की नाली है। ठीक है, तो लकड़ी की नाली, बाकी हम इसमें डिटेल में आगे भी पढ़ा देंगे आपको कि क्या था इसमें हड़प्पा वगैरह में। इसमें अच्छा, हड़प्पा मोहनजोदड़ो में भवन जो बने हुए थे उसके चारों तरफ से बाउंड्री बनी हुई थी, यानी किलेबंदी कर दी गई थी, कोई चोर लुटेरा वगैरह ना आ जाए अंदर, या जानवर बाहरी ना आ जाए अंदर। ठीक है, तो किलेबंदी करके रहा जाता था। इसकी जो मेन खास बात है मोहनजोदड़ो, इसकी हड़प्पा की या हड़प्पा सभ्यता, या कह लीजिए आप सिंधु घाटी सभ्यता की मेन खास बात जो है यहाँ के जो स्नानागार है।
ठीक है, ये जो स्विमिंग पूल है ये मेन है। स्नानागार और अन्नागार, अन्नागार जो थे यहाँ के बहुत बड़े बड़े थे। अन्नागार यानी अन्न जहाँ भरा जाता है, भंडारण किया जाता है, अन्नागार और स्विमिंग पूल, ये मेन है। तो सबसे बड़े जो यहाँ पर भवन थे वो अन्नागार थे। अन्नागार का मतलब जैसे एफसीआई के गोदाम है इस समय, उस समय वहाँ पर गोदाम थे। ये लोग जो थे अनाज जो थे भर के रखते थे, उसमें स्टोर करते थे। तो इससे हमको ये पता चलता है कि इनकी जो अर्थव्यवस्था थी, यानी इनकी इकोनॉमी जो थी वो सरप्लस थी। यानी कोई ऐसे आपदा आ जाए, कुछ आ जाए तो हमारे पास भंडार है, ठीक है, यानी सूखा पड़ जाए या बाढ़ आ जाए तो हमारे पास अन्न का भंडार है, हम साल 2 साल निपटा सकते हैं खाना पीना, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे इनकी जो अर्थव्यवस्था थी वो सरप्लस थी, सरप्लस इकोनॉमी थी इनकी, जो थी आधिक्य, यानी आधिक्य मान लीजिए इसकी अर्थव्यवस्था आधिक्य थी, सरप्लस जिसको बोला जाएगा सरप्लस इकोनॉमी इनकी थी। क्यों? क्योंकि इनके पास अन्नागार थे, ठीक है, अन्न के भंडार थे। क्योंकि उस समय खाना पीना ही मेन होता था, खाने को मिल जाए, पानी मिल जाए, इससे ज़्यादा कोई आदमी सोचते ही नहीं था ज़्यादा, ठीक है। पहनने को थोड़ा बहुत इधर उधर मिल जाए, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी वगैरह बनाने तो सोचता नहीं था कोई आदमी उस समय, ठीक है, ना प्रॉपर्टी बनाना, ना ये गहने ले लो वो ले लो, ये सब कुछ नहीं, खाने को मिले, पानी मिल जाए और बढ़िया अपने मनोरंजन करते थे। कोई धर्म वगैरह कुछ नहीं था उस समय, ठीक है। हाँ, पूजा करते थे, ये जो था उस समय जो ये पूजा करते थे तो मातृ देवी की पूजा करते थे। समाज की इकाई जो थी परिवार होती थी और मातृ सत्तात्मक परिवार था, यानी माता से वंश चलता था, माता मेन हेड होती थी वहाँ परिवार की, ठीक है। मातृ सत्तात्मक था, साज सज्जा करते थे, मेल फीमेल दोनों लोग सजते संवरते थे, ठीक है। वेज नॉन वेज दोनों खाते थे और खेल खेलते थे चौपड़ का। चौपड़ जो सुरभग्गी टाइप की नहीं होती जो पहले ज़माने में खेली जाती थी, गांव में खेली जाती है अभी भी, इस टाइप से सुरभग्गी बनाते हैं ऐसे करके, ठीक है, ये यूं ये सुरभग्गी खेली जाती है और चौपड़ खेला जाता है। ये खेल खेल के मजा लेते थे, अभी भी गाँव में खिलाया जाता है, ठीक है, बहुत से गाँव में खिलाया जाता है। और गेहूँ जो इनका अनाज था, प्रमुख बंदरगाह जो थे लोथल और रंगपुर है, इनके जो प्रमुख बंदरगाह थे लोथल रंगपुर। और इनका व्यापार जो है मिस्र, मेसोपोटामिया और मध्य एशिया यानी चाइना वगैरह से होता था उस समय, ठीक है, ये व्यापार करते थे। और शासन जो था राजतंत्रात्मक नहीं था, मतलब राजा महाराजा ये सब कुछ नहीं था, बल्कि जनतंत्रात्मक था, जन का शासन था, ठीक है। ऊंच नीच नहीं था, भेदभाव नहीं था, किसी तरीके का भेदभाव नहीं था, क्योंकि धर्म कोई था नहीं उस समय, ठीक है। पूजा जो करते थे मानव की, वृक्ष की, पशुओं की, तीनों की पूजा करते थे ये लोग। और तंत्र मंत्र भूत प्रेत में विश्वास करते थे, जादू टोना तावीज वगैरह बनाना, इसमें थोड़ा सा इनका विश्वास था, ठीक है। और बड़े बड़े जो स्विमिंग पूल मिले, इससे पता लगता है कि ये लोग नहाते थे और उसके बाद नहा करके आगे वैसे वरांडे टाइप के बने हुए थे, पाए गए हैं खंबे, तो उसमें जाके ये लोग कोई अनुष्ठान टाइप का करते थे, ठीक है। अब क्या अनुष्ठान करते थे पता नहीं अभी तक के, ठीक है, क्योंकि इनकी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी जा सकी। स्क्रिप्ट पढ़ ली जाए, इनकी लिपि अगर जो पढ़ ली जाए तो बिल्कुल एकदम पता लग जाएगा क्या होता था। और उस समय के बिल्कुल ही मॉडर्न सिटी थे एकदम। इस समय क्या होगा, कुछ नहीं है उनके आगे, वो बहुत मॉडर्न सोच वाले रहे होंगे, ठीक है। तो ये मॉडर्न सिटीज़ मान लीजिए इनको। और इसी समय अग्नि और स्वास्तिक की भी पूजा होती थी। स्वास्तिक चिन्ह है आपका इस टाइप से, ये इसी समय का है, सिंधु घाटी सभ्यता का है। इसकी पूजा करते थे, अग्नि की पूजा भी करते थे ये लोग। पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, दाह संस्कार करते थे। 3 तरीके का दाह संस्कार होता था, पूर्ण शवाधान, अंशिक और कलश शवाधान, ठीक है। और मूर्ति पूजा यहीं से स्टार्ट हुई, ठीक है। फिर बाद में इसका पतन हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। पतन का मुख्य कारण जो था कई है, एक तो बाढ़ है, दूसरे सूखा है, तीसरे जो है आर्यों का आक्रमण मेन माना जाता है। सेंट्रल एशिया से आर्य आए और उन्होंने आक्रमण किया, यहाँ की सभ्यता को पूरा खत्म कर दिया और अपनी एक नई सभ्यता चालू की, ठीक है। प्राकृतिक आपदा है, भूतात्विक परिवर्तन है, ठीक है। तो आर्य जब आए सेंट्रल एशिया से, आर्य आए और इन्होंने आकर के पूरी सिंधु घाटी की सभ्यता को नष्ट करके एक नई सभ्यता स्टार्ट की, उसको हम कहते हैं वैदिक सभ्यता, ठीक है। उसको वैदिक सभ्यता कहते हैं या वैदिक काल कहते हैं। और उस वैदिक काल में 2 काल हैं, एक है आपका वैदिक काल जिसको हम ऋग्वैदिक काल भी कह सकते हैं, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, ठीक है। तो वैदिक काल में 2 काल हैं आपका, उसको ऋग्वैदिक काल भी कह सकते हैं या शार्ट में वैदिक काल। ये आपका 1500 BC से लेकर के
और 1000 BC तक के इसका टाइम है वैदिक काल का। और इसके बाद फिर पोस्ट वैदिक यानी उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल ये है 1000 से लेके और 600 BC तक। ठीक है, चूँकि हम इसको समरी बता रहे हैं आपको पूरी प्राचीन भारत के इतिहास की, इसलिए हम आपको बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ताकि आप इसके जूस को समझ लीजिए। प्राचीन भारत के इतिहास में आपको पढ़ना क्या है ये आप समझ लीजिए अच्छी तरह से। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम आपको डिटेल इसकी समझा देंगे, अलग अलग वीडियो बना करके कायदे से समझा देंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, जब सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हुई, आर्य लोग यहाँ पर आ गए, सेंट्रल एशिया से आए थे आर्य लोग, और उन्होंने आकर के एक नई मतलब सभ्यता स्टार्ट की, जिसको वैदिक काल कहते हैं। और चूंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो पूरी तरह से नगरी थी, ठीक है, यानी पूरा अर्बन था इलाका, बहुत ही मॉडर्न सभ्यता थी। अब जब वैदिक काल में आर्य लोग आए तो इन्होंने ग्रामीण सभ्यता स्टार्ट की, पूरी तरह से ग्रामीण कर दिया उठा करके। ठीक है, यानी शहर से हम लोग गांव पहुंच गए। ठीक है, अभी भी लोग क्या हो रहा है, गांव की तरफ लोग भाग रहे हैं, मकान अपना सन्नाटे में बनवा रहे हैं गांव के इलाके में। ठीक है, जो गांव वाले थे वो शहर आ रहे थे, अब शहर वाले गांव की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो वही हुआ वैदिक काल में कि लोग जो ग्रामीण सभ्यता स्टार्ट हुई, आर्यों ने स्टार्ट की यहाँ पर। और कैसे थी देखिए जरा, वैदिक काल को हम चित्र से समझते हैं। ये वैदिक सभ्यता, ठीक है, तो आर्यों का भारत में जो आए थे, आर्य किस तरीके से आए थे, ये सेंट्रल एशिया है, सेंट्रल एशिया से भारत में इस रास्ते से ऐसे 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 ऐसे, और ये भारत में यहाँ पर आए। ठीक है, और यहाँ पर आके सिंधु घाटी सभ्यता को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया और आकर के खुद अपना शासन स्थापित कर लिया, और ये कहलाता है वैदिक काल। ठीक, तो ये है, और ज़्यादातर इसी में वेद की रचना की गई। तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, वैदिक काल को हम ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद सबसे पहले यहाँ पर मतलब उसकी रचना हुई ऋग्वेद की, और वेद जो थे हमारे ज़्यादातर सब संस्कृत में है। ठीक है, तो यहाँ से आपकी जो लिपि स्टार्ट हुई, संस्कृत स्टार्ट हुई, वेद वैदिक काल ऋग्वेद, फिर उसके बाद पोस्ट वैदिक पीरियड आया 1000 से 600 BC तक के, उसमें 3 वेद और जो है यानी यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनकी रचना हुई। ठीक, और इस पूरे पीरियड को जो हम वैदिक काल या पोस्ट वैदिक पीरियड काल कहते हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद को हमको यूनेस्को की जो है विश्व मानव धरोहर में भी रखा गया, साहित्य में इसको ऋग्वेद को। और अब आर्य जो आए थे अफगानिस्तान, पंजाब और वेस्ट यूपी, इनमें ही बसे थे यहाँ पर। ठीक है, वेस्ट यूपी, और इनका समाज जो था पितृसत्तात्मक था। ठीक, संयुक्त परिवार होता था, तो इस तरीके से ये थे। ठीक, अब क्या हुआ, जब ये वैदिक काल स्टार्ट हुआ आपका, वैदिक काल, ठीक, तो यहाँ पर क्या हुआ कि लोगों में हीन भावना सी आने लगी। ठीक है, वेदों का जो निर्माण हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि वर्ण व्यवस्था स्टार्ट हुई आपकी। ठीक है, वर्ण धीरे धीरे करके, हालांकि ये वैदिक काल में ही धीरे धीरे होने लगा था लास्ट में, लेकिन पोस्ट वैदिक पीरियड में आते आते उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आपकी शुरू हुई। अब वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण बने। ठीक है, एक तो इसमें जो मेन जो पुजारी लोग थे या वो थे, तो वो सब जो थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 भागों में डिवाइड हो गई वर्ण व्यवस्था जो थी। यानी आदमी जो था, अभी तक तो सब एक समान थे, लेकिन अब क्या हुआ, कैटेगरी डिवाइड हो गई। ठीक है, ये ब्राह्मण है, और इसमें माना गया कि विराट पुरुष है, उससे ये उत्पन्न हुए हैं चारों लोग। यानी ब्राह्मण लोग जो है विराट पुरुष का मुंह है, और क्षत्रिय जो है उनकी भुजाएं हैं, वैश्य जो है जांग है, और शूद्र जो है वो पैर है इसके। ठीक है, तो इस तरीके से डिवाइड हुआ, और इनके काम के हिसाब से इनको जो है डिवाइड किया गया कि ये जो है ये पूजा करेंगे, वैसा काम करेंगे। ठीक है, क्षत्रिय रक्षा करेंगे, वैश्य जो है मतलब नौकरी वगैरह करेंगे या व्यापार करेंगे, शूद्र जो है सबकी सेवा करेंगे। ठीक है, अब जब वर्ण व्यवस्था स्टार्ट हुई, वर्ण व्यवस्था का जरा फिगर दिखा देते हैं आपको हम, तो देखिएगा ये। ठीक है, ये वर्ण व्यवस्था है आपकी। ठीक, ब्राह्मण हो गए पुजारी, क्षत्रिय हो गए योद्धा, वैश्य हो गए चरवाहा, किराना वाले किसान और व्यापारी। ठीक है, तो इस तरीके से 4 वर्ग इसमें डिवाइड हो गए, और व्यापारी। शूद्र हो गए खेत मजदूर, नौकर, यानी मजदूर सबसे निचला तबका जो था वो शूद्र था। ठीक है, तो ये 4 वर्ण बट गया। अब क्या हुआ, शूद्रों का होने लगा शोषण। ठीक है, शूद्रों का जब शोषण होने लगा, तो ये जो क्षत्रिय थे इनसे देखा नहीं गया। ठीक है, कि भाई इनका बहुत
ब्राह्मण लोग, पुजारी लोग, इनको जो है अपने मंदिरों में आने नहीं दे रहे, इनका शोषण कर रहे, भगाओ भाई इन्हें यहाँ से, ठीक है। आ जाए तो गंगा जल से धुलते थे, ठीक है। तो क्षत्रियों से रहने के, क्षत्रिय में दो क्षत्रिय जो थे, एक आपके महावीर स्वामी कह लीजिए, यानी जैन धर्म और बौद्ध धर्म यहीं से उत्पन्न हुआ, ठीक है। इनका शोषण देखा नहीं गया, तो दो क्षत्रिय जो थे, यानी महावीर स्वामी वो भी क्षत्रिय थे और गौतम बुद्ध वो भी क्षत्रिय थे, तो दोनों ने दो धर्म बनाए, ठीक है। हालांकि जैन धर्म के ऋषभदेव थे पहले तीर्थंकर, लेकिन मेन जैन धर्म के जो मेन तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर माना जाता है वो महावीर स्वामी को माना जाता है। महावीर स्वामी मेन थे, ठीक है। तो इन दोनों ने दो धर्म बनाए। अब जैन धर्म हो गया और ये हो गया बौद्ध धर्म, ठीक है। इसमें जो थे ऋषभदेव तो इसके पहले संस्थापक थे और इसके 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ इंपॉर्टेंट है, लेकिन 24वें जो है महावीर स्वामी ये मेन इंपॉर्टेंट है। इसके 24वें तीर्थंकर थे ये, ठीक है। इन्होंने जैन धर्म बनाया, एक तरीके से जैन धर्म स्थापित किया पूरी तरीके से। इससे पहले इसमें जैन धर्म में 4 महाव्रत थे, ठीक है। तो 5वां इन्होंने जोड़ा था। तो 5 महाव्रत क्या है? अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य, 4-5 हैं। अच्छा, जैन धर्म का जो जैन महावीर स्वामी जो थे, इनका जन्म जो हुआ था वो किताब में 2 डेट्स देते हैं, 599 BC, ठीक है, 599 BC से लेकर के 527 BC, ठीक है। ये ऑथेंटिक है, यही आप याद रखिएगा। तो ये इनका जन्म हुआ 599 BC में, 527 BC में इनकी डेथ हो गई थी। जन्म इनका जो हुआ था वो आपका जो महावीर स्वामी थे, इनका जो जन्म हुआ था वो वैशाली में, ठीक है। कुंडा ग्राम है वैशाली में, वैशाली बिहार में इलाका पड़ता है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था कुंड ग्राम में। और जो मृत्यु हुई थी वो आपकी पावापुरी में, ठीक है, पावापुरी राजगीर, ठीक है, वहाँ पर इनकी डेथ हो गई। इन्होंने 30 साल की उम्र में गृह त्याग दिया, उसके बाद ज्ञान की खोज में निकल गए ये भी, ठीक है। उसके बाद जब ज्ञान मिला, इनकी पत्नी का नाम था यशोदा, ठीक है। और 30 साल की उम्र में गृह त्याग दिया और सन्यासी बन गए। उसके बाद इनको जब ज्ञान मिला, ज्ञान मिलने के बाद इन्होंने जैन धर्म की स्थापना एक तरीके से की, ठीक। और जैन धर्म जो था 2 भागों में बटा, एक था आपका श्वेतांबर और दूसरा था दिगंबर। अब श्वेतांबर जो थे सफेद कपड़े पहनते थे, दिगंबर कपड़े ही नहीं पहनते थे, बिल्कुल न्यूड रहते थे, नंगे एकदम नग्न अवस्था में, ठीक है। अब जब धर्म बना तो धर्म में भी कई धीरे धीरे चलता रहा। उसके बाद गुटबाजी शुरू हो गई। गुटबाजी शुरू होने का मतलब 2 गुट बन गए, श्वेतांबर, दिगंबर। अब उसके बाद श्वेतांबर में भी कई गुट बने, दिगंबर में भी कई गुट बने, गुटबाजी चलती रही। तो उसके बाद क्या हुआ कि इसके अंदर बहुत से नियम कानून थे कि ये खाओ वो ना खाओ, ये ऐसे रहो, ऐसे पहनो, ऐसे ये करना है। तो ज़्यादा जब कानून होने लगे तो लोग यहाँ से भी परेशान हो गए, ठीक है, कि यार जैन धर्म तो बहुत सख्ती इसके अंदर है, तरह तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। तो जब इनसे लोग परेशान हो गए तो गौतम बुद्ध का जो धर्म था ये मध्यम मार्ग अपनाया इन्होंने जो है मध्य मार्ग को अपनाया। तो लोग खिसक के यहाँ आने लगे, ठीक है। इनसे परेशान हुए तो बौद्ध धर्म में लोग आने लगे। और जो गौतम बुद्ध थे, इनका नाम जो था वो था सिद्धार्थ, ठीक। तो इनके बारे में खैर अभी बताते हैं आपको। पहले आप जैन धर्म के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। तो जैन धर्म में जो है त्रिरत्न थे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, त्रिरत्न हुए गए जैन धर्म में। और इन्होंने कहा कि विश्व शाश्वत है, लेकिन सृष्टिकर्ता के रूप में ये ईश्वर को नहीं मानते थे। जैन धर्म वाले ये सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को नहीं स्वीकारते, पुनर्जन्म में विश्वास करते, कर्मवाद में विश्वास करते हैं जैन धर्म वाले। और इनकी 2 संगीति हुई थी। संगीति में क्या होता है, एक सभा होती थी और उसमें बैठ के ये लोग विचार करते थे कि क्या डिस्कशन वगैरह, जैसे इस समय मीटिंग होती ना, उस तरीके से एक संगीति होती थी, आयोजित होती, ठीक। तो 2 संगीति पाटलिपुत्र में पहली हुई थी, दूसरी वल्लभी में हुई थी संगीति। और श्वेतांबर और दिगंबर 2 भागों में बढ़ गया था ये। श्वेतांबर जो था वो थोड़ा उदारवादी लोग थे और दिगंबर वाले कट्टरवादी लोग थे, थोड़ा कट्टर होते थे इसमें, ठीक है। बड़ी सख्ती होने लगी तो उसी वजह से बौद्ध धर्म की तरफ लोग आ गए, ठीक है। और इसमें जो थी एक विधि होती है जैन धर्म में, मरने के टाइम 2 विधि होती है। एक होती है संलेखना और दूसरी होती है संथारा। तो संलेखना विधि के अंतर्गत क्या होता है, आदमी उपवास के दौरान अपने प्राण त्याग देता है, ठीक है।
ये काम चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, अभी आगे पढ़ाएंगे आपको बताएंगे, ठीक है। तो संलेखना विधि में क्या होता है कि उपवास के दौरान प्राण त्याग देता आदमी, ठीक है, लास्ट में खाना पीना अन्न वगैरह जो है सब छोड़ देता है, धीरे धीरे करके वो मरने लगता है, एक दिन मर जाता है, ठीक है। संथारा विधि भी वैसी है, इसमें क्या होता है जब आदमी मृत्यु के करीब होता है, जब बूढ़ा हो जाता है, तब वो खाना पीना छोड़ देता है, ठीक है, धीरे धीरे मर जाता है। तो लगभग एक जैसी है संलेखना या संथारा विधि, लगभग एक जैसी है, ठीक है। तो ये जैन धर्म है, लेकिन हम जब डिटेल पढ़ाएंगे तो इसको पूरा अच्छे से समझा देंगे आपको कैसे क्या है। उसके बाद बौद्ध धर्म आ गए। बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध 563 BC में इनका जन्म हुआ और 483 BC में इनकी डेथ हो गई, ठीक है। तो 563 से 563 से 483 तक ये रहे, ठीक, 483 तक, ठीक, लगभग 60 और 20 ये 80 साल की उम्र तक ये रहे थे गौतम बुद्ध, और 72 साल की उम्र तक ये भी रहे थे, ठीक है, महावीर स्वामी, ठीक। तो गौतम बुद्ध जो थे ये राजा के बेटे थे, शुद्धोधन थे, ये लुम्बिनी के राजा थे। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था और वहाँ के राजा थे शुद्धोधन। शुद्धोधन क्या इनका जन्म हुआ, इनकी माता का नाम था माया देवी। गौतम बुद्ध की जो माता थी उनका नाम था माया देवी, पिता का नाम शुद्धोधन, इनका असली नाम था सिद्धार्थ। यानी गौतम बुद्ध का जो असली नाम था वो था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ नगर एक डिस्ट्रिक्ट है यूपी में, तो वो इन्हीं के नाम पे रखा गया है। वो लुम्बिनी से करीब 36 किलोमीटर दूर है, ठीक है, वहाँ से लुम्बिनी जो है 36 किलोमीटर, लुम्बिनी पड़ता है नेपाल के इलाके में, तो वहाँ पर इनका जन्म हुआ। और इन्होंने 29 साल की इनकी शादी वादी हो गई। इनके पिताजी जो थे वो इनको जो है दुखों से दूर रखते थे और ये कभी मरने वरने की बात नहीं करते थे, कुछ इनको कोई दुख नहीं होना चाहिए, कोई दुख देख नहीं देते। लेकिन एक बार क्या हुआ, गौतम बुद्ध ने जो है, अच्छा गौतम बुद्ध इनका नाम कैसे पड़ा, इनकी माता जो थी वो ख़त्म हो गई थी बचपन में ही, ठीक है, जब पैदा हुए तो उससे पहले ख़त्म हो गई, इनकी पैदा होने के कुछ ही दिन में ख़त्म हो गई। उसके बाद फिर इनकी जो मौसी थी गौतमी, उन्होंने इनको पाला था, तो उन्हीं के नाम पे इनका नाम गौतम बुद्ध पड़ा था। वो इनकी शिष्या भी थी, पहली लेडीज शिष्या जो थी वो गौतमी ही थी जो इनकी मौसी थी, ठीक है। तो मौसी ने पाला तो इसलिए नाम गौतम बुद्ध रख दिया गया, ठीक है। गौतम बुद्ध जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ उसके बाद, तो उससे पहले क्या हुआ, जो इनकी शादी हुई थी, इनकी बीवी का नाम जो था वो था यशोधरा, ठीक है। और इनके एक बेटा भी था। उसके बाद 29 साल की उम्र में इन्होंने अपनी बीवी को छोड़ दिया, मतलब ग्रह को त्याग दिया और ये ज्ञान की प्राप्ति के लिए जंगल में चले गए। अच्छा, उससे पहले जो घटना हुई थी आपको बता रहे हैं। तो जब राजा, इनको कोई दुख वुख नहीं देखा था इन्होंने, तो अपने पिताजी से कहा मैं पूरा मतलब अपने राजपाट का भ्रमण करना चाहता हूँ, तो ये भ्रमण करने निकल पड़े। और इनका सारथी था चन्ना, उसको लेकर के गए। तो इन्होंने वहाँ पर एक मतलब डेड बॉडी को देखा, तो बोले कि ये क्या है, तो बोले तो आप भी मरेंगे, ठीक है। तो इन्होंने कहा अच्छा मैं भी मरूंगा। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि यार हर तरफ तो दुख ही दुख है, कोई रो रहा, कोई बीमार व्यक्ति है, कोई वैसा है, ठीक। तो एक इनको सन्यासी मिला। उस सन्यासी जो था बाल सफ़ेद एकदम, चेहरे पे चमक, तो बोले ये कौन है, बोले सन्यासी है, इसने सांसारिक सब त्याग दिया है और ये जो है बिल्कुल एकदम फ्री माइंडेड है, ठीक है, इसको ये सन्यासी है। तो बोले ठीक है फिर मैं सन्यासी बनाए। और इनके थे बुद्ध संग धम्म, ठीक है, अष्टांगिक मार्ग इन्होंने अपनाया और इन्होंने बैलेंस हर चीज रखी, यानी सम्यक, सब कुछ सम्यक, यानी मध्य मार्ग इन्होंने अपनाया, ठीक है, मीडियम पर, न कम न ज्यादा, न ज्यादा खाओ न कम खाओ, ठीक है, न बहुत ज्यादा कोई चीज करो, बहुत खुश हो, न बहुत गम बनाओ, ठीक है, इस तरीके मध्यम मार्ग अपनाया गौतम बुद्ध ने। तो इसको अष्टांगिक मार्ग आपको पढ़ा देंगे क्या है इसमें। उसके बाद इनकी भी 2 पार्ट हो गए, इनकी भी संगीतियाँ 4 संगीति इनकी हुई थी। 4 संगीति में जो पहली हुई थी वो आपकी संगीति राजगृह में हुई थी, वैशाली में, पाटलिपुत्र और कुंडलवन में हुई, ठीक है। 2 भागों में बट गया बौद्ध धर्म, और वो था आपका महायान और हीनयान, ठीक है, हीनयान और महायान 2 भागों में बौद्ध धर्म बट गया। बौद्ध धर्म वाला खोल लें पहले, फिर देखते हैं। ये जैन धर्म है, ये आपका बौद्ध धर्म, ठीक है, ये बौद्ध धर्म है। हीनयान और महायान। महायान जो था वो इनको देवता के रूप में मानता था,
और हीनयान इनको महापुरुष के रूप में मानते थे। ठीक है, इनको गौतम बुद्ध को महापुरुष मानते थे हीनयान वाले, और महायान वाले इनको देवता के रूप में पूजते थे। ठीक है, फिर वहीं वह धर्म बना तो उसकी फिर शाखाएं खुलती चली गई, इसमें भी बंटवारा होता चला गया, हीनयान महायान, उसमें भी और भी पार्ट होते चले गए। यानी जब भी कोई धर्म बना तो उसमें शाखाएं फिर बनती चली गई। ठीक है, बढ़ता चला गया। ठीक, तो ये दोनों धर्म जो है भारत के ही हैं, जैन धर्म बौद्ध धर्म दोनों भारत से ही मतलब लगभग उत्पन्न हुए, और ये आपका बिहार के इलाके में ही ज़्यादातर हुआ है। इंडिया में अगर जो आप देखेंगे तो ये आपका जो है बिहार का इलाका, इसी इलाके में ही जैन धर्म बौद्ध धर्म दोनों डेवलप हुए। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ है, ये तो धार्मिक वो था और इसको हम आपको डिटेल में पढ़ा देंगे। ठीक, अब हम पीछे चलते हैं सिंधु घाटी के आसपास, फिर वैदिक काल, पोस्ट वैदिक पीरियड। तो वर्ण व्यवस्था जब स्टार्ट हुई तो वो हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, जन हुए, जो लोग हुए उनके जो पैर पड़े उससे बना जनपद। ठीक है, जन प्लस पद से बना जनपद। ठीक, तो जरा हम चलते हैं महाजनपद की ओर। ठीक है, इसको पहले खोल लें, ओपन कर लें, और ये है मगध का इलाका। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ तो मगध का इलाका जो ये है, तो महाजनपद जो हमारे पहले भी मगध देख लें, और इसी में जो, अच्छा चलिए महाजनपद पहले देख लें फिर मगध पे आते हैं। महाजनपद, ये महाजनपद है इलाका, 16 महाजनपद बोले जाते हैं। ये तो वहाँ जन से बना, जन और पद से मिलकर के बना जनपद। ठीक है, जन प्लस पद मिलकर बना जनपद, और कई एक जनपद मिलकर के बन गया महाजनपद। तो महाजनपद में 16 महाजनपद मेन थे। ठीक है, जिसमें मत्स्य है, अवंती है, मगध है, अंग है, ठीक है, ये है, और अश्मक है साउथ में, गांधार है, ठीक, कौशल है, मल्ल है, वज्जी है। ठीक है, तो वत्स है। तो कुल मिला के 16 महाजनपद थे, और 16 महाजनपद कौन कौन से थे ये आपको दिखा देते एक बार। ये हैं अवंती, अश्मक, अंग, कंबोज, काशी, कौशल, गांधार, ये सब मिला के मगध। तो इसमें मगध मेन था। तो मगध का उत्कर्ष तो होगा बाद में होगा, आपको पढ़ाएंगे, तो महाजनपद जान लीजिए। इसमें मगध, कौशल और वत्स और अवंती ये सर्वाधिक शक्तिशाली चार थे। यानी मगध, कौशल, वत्स और अवंती 4 शक्तिशाली वंश थे। मतलब यहाँ के राजा जो थे शक्तिशाली थे। मतलब ये इस जनपद के जो महाजनपद के जो इलाके थे, यानी 16 में से 4 महाजनपद जो थे, मगध, कौशल, वत्स और अवंती सर्वाधिक शक्तिशाली थे। मगध जो था ये, इसने कई एक महाजनपदों को जीत कर अपना विस्तार कर लिया। ठीक है, और वैशाली की लिच्छवी गणराज्य जो था, वह इसमें जो वैशाली है, वैशाली इलाका, उसका जो लिच्छवी गणराज्य था। ठीक है, लिच्छवी जो था वो विश्व का पहला गणतंत्र माना जाता है, लिच्छवी राज्य। ठीक है, लिच्छवी गणराज्य जो है विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है, जो कि वज्जी संघ की राजधानी था। ठीक है, ये वज्जी है, वज्जी संघ की राजधानी था, जो यहाँ पर वज्जी पड़ता है। वज्जी संघ की राजधानी जो था लिच्छवी गणराज्य, ये विश्व का पहला गणतंत्र माना जाता है। ठीक है, और गणतंत्र जो था कुलीनों की समिति से बना था गणतंत्र। ठीक है, कुलीनों की समिति से बना, के अंतर्गत काम करता था। ठीक है, और राजतंत्र जो था वो एकमात्र शासक जो उसमें काम करता था, मतलब एक केंद्र में एक राजा होता था, वैसी ही सब चलती थी। ठीक, तो उसके बाद फिर क्या हुआ, मगध आपका जो था मेन था। तो मगध का उत्कर्ष हम जानते हैं, और मगध में जो वंश था हर्यक, ये मगध है, मगध साम्राज्य था। और मगध में जो वंश था, सबसे पहला जो वंश था वो आपका था हर्यक वंश। ये हर्यक वंश है। ठीक है, तो ज़रा आप देखिए इसको, हर्यक वंश। फिर स्टार्टिंग में सबसे पहला जो भारत में वंश स्टार्ट हुआ, यानी वंशवाद जो हमारा स्टार्ट हुआ, जनपदों के बाद फिर वंश स्टार्ट हुआ, तो वो था हर्यक वंश। ठीक है, हर्यक वंश जो था बहुत पुराना है, ये करीब 600 BC में स्टार्ट माना जाता है। ठीक है, इसका टाइम पीरियड जो था हर्यक वंश का वो आपका 544 से 412 BC। ठीक है, हर्यक वंश जो था वो 544 से 412 BC। इसका जो पहला राजा था वो आपका था बिंबिसार। बिंबिसार जो था उसी ने हर्यक वंश की स्थापना की। इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, राजगृह के समीप थी। और भाषा उस समय जो थी इसकी प्राकृत भाषा चलती थी। धर्म इसका बौद्ध धर्म था। ठीक है, बिंबिसार का जो धर्म था वो बौद्ध धर्म था। ठीक है, उसके बाद बिंबिसार का लड़का बना
अजातशत्रु फिर उदयन। अच्छा, इस हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं। पितृहंता यानी पिता को जो थे मार देते थे लड़के जो थे पिता की हत्या करके। अजातशत्रु ने जो था बिंबिसार की हत्या की और अजातशत्रु की हत्या जो थी उसका लड़का उदयन उसने की और गद्दी पे बैठ जाते थे अपना। ठीक है, तो ये होता था पितृहंता वंश भी बोला जाता है, बाद में डिटेल में पढ़ा देंगे। फिर इसका दूसरा वंश जो आया हर्यक वंश के बाद, फिर आया शिशुनाग वंश। ठीक है, शिशुनाग वंश जो था शिशुनाग ने स्थापना की थी इसकी, और 412 से 344 बीसी, 412 से 344 बीसी तक ये रहा था। और शिशुनाग वंश शिशुनाग ने स्थापना की थी। इसका जो मेन राजा था वो था कालाशोक इसका मेन शासक था। ठीक है, बोला जाता है इसकी राजधानी जो थी वैशाली थी। फिर इसके बाद आया नंद वंश। तीसरा वंश जो था नंद वंश था, इसकी स्थापना की थी महापदम नंद ने, और इसका टाइम पीरियड था 344 से लेकर 324 बीसी तक, 344 से 324 बीसी। तो इसका महापदम नंद ने स्थापना की थी। लेकिन इसका सबसे जो स्ट्रांग राजा था वो था आपका घनानंद। ठीक है, घनानंद सबसे प्रतापी राजा इसका था। वो घनानंद की स्टोरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, घनानंद जो था इसका सबसे प्रतापी राजा था। ठीक, घनानंद। और घनानंद की जो है घनानंद का जो दरबार लगा था, एक बार वहां पर गया था चाणक्य। ठीक है, यहां से चाणक्य की एंट्री होती है। ठीक है, चाणक्य जो था वो आचार्य था तक्षशिला का। तक्षशिला यूनिवर्सिटी एक है, तक्षशिला, ये इस समय पाकिस्तान में है और ये पेशावर इलाके में पड़ती है ये। ठीक है, तक्षशिला पाकिस्तान में। इसकी स्थापना जो थी वो भरत का पुत्र जो थे तक्ष, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। तो यहाँ पर चाणक्य जो था वो आचार्य के रूप में काम करता था, मतलब टीचर था वहाँ का और आचार्य था। तक्षशिला जो मेन है वो पॉलिटी और शस्त्र विद्या यानी पॉलिटिकल साइंस समझ लीजिए, और शस्त्र विद्या का मेन गढ़ था ये। ठीक है, यहाँ पर सिखाया जाता था। तो चाणक्य वहाँ का वो था, वो घनानंद के दरबार में गया। उसी समय सिकंदर की एंट्री होती है। ठीक है, ठीक, अब जरा हम इसको पहले दें बंद कर। ठीक, तो सिकंदर जो था भारत में आता है 326 बीसी में। ठीक, सिकंदर की एंट्री होती है। 2 विदेशी लोगों ने आक्रमण किया था भारत पे, एक था साइरस द्वितीय, वो इससे पहले आया था, लेकिन सिकंदर का मेन आक्रमण है। तो बीसी में जब आया तो इसकी लड़ाई यहाँ पर जो हुई थी, वितस्ता का युद्ध हुआ, हाइडेस्पीज बोला जाता है, हाइडेस्पीज युद्ध। और ये झेलम नदी के किनारे हुआ था। झेलम जो जम्मू कश्मीर में पड़ती है इसमें, झेलम नदी के किनारे हुआ था। सिकंदर वर्सेस पोरस। ठीक है, सिकंदर वर्सेस पोरस की लड़ाई हुई, जिसमें पोरस लगभग जीत रहा था, लेकिन सिकंदर थोड़ा भारी पड़ा, पोरस हार गया। उसके बाद जो था 323 में सिकंदर की लौटते समय मृत्यु हो गई। ठीक है, यानी भारत से वापस जब जा रहा था तो बेबीलोन में इसकी डेथ हो गई। बेबीलोन जो है आपका इराक में पड़ता है बेबीलोन, और वहाँ पर पीलिया रोग से, पीलिया हो गया था, मलेरिया बताते हैं, तो इसको पीलिया रोग हो गया, उससे इसकी डेथ हो गई और उसके बाद कोई हकीम नहीं बचा पाया। तो ये 33 साल की उम्र में सिकंदर जो था विश्व विजेता बना। ये यूनान से आया था, यूनान यूरोप में पड़ता है, वहाँ का निवासी था। ठीक है, सिकंदर की हिस्ट्री बाद में पढ़ा देंगे आपको। ठीक, तो ये आया। अब जो सेल्यूकस वगैरह थे इसके सेनापति वगैरह थे। ठीक है, सेल्यूकस। तो उसके बाद क्या हुआ, चाणक्य ने कहा यार सिकंदर का साम्राज्य बहुत बड़ा रहा। घनानंद से कहा कि ऐसा करो, सिकंदर ये जो है जो सेनापति वगैरह उनको हरा, नहीं तो ये हमारे पर कब्जा कर लेंगे। तो घनानंद बोला अरे जा यार अपना काम करो, तुम कहाँ चले आए। और तो चाणक्य थोड़ा गुस्सा आ गया, बोला तुमको तो पहले समाप्त कर देंगे। तो घनानंद चूंकि बहुत ताकतवर था तो इसने इसका खूब मजाक बनाया, बोले जाओ अपना काम करो। ठीक है, चाणक्य से बोला। तो चाणक्य जो था वापस आया, निकला भाई इनके दरबार से, जा रहा था यार घनानंद को पहले खत्म करो, बाद में तो सिकंदर के आदमियों से बाद में निपटेंगे। ठीक है, तो चाणक्य ने क्या किया, रास्ते में जा रहा तो इसको मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, लड़का होता है, यंग होता है, छोटा ही होता है, भी ज्यादा उम्र नहीं होती है। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो अपने साथियों के साथ बैठा एक खेल खेल रहा था। उस खेल को कहा जाता है कीलम, राजकीलम। उस खेल में क्या होता है, एक राजा होता है, बाकी उसके जो सैनिक वगैरह होते हैं उनसे लड़ता है। ठीक है, चोर सिपाही वाला खेल समझिए आप। ठीक है, तो ये देखता है, जब चाणक्य देखता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को कि ये राजकीलम खेल खेला, तो उसको समझ में आता है यही सबसे सही लड़का है जिसको मैं तैयार करके और पहले घनानंद को मारा जाए। ठीक है, तो उसको चंद्रगुप्त मौर्य को शस्त्र विद्या वगैरह सब सिखाता है। ठीक, चाणक्य।
और चंद्रगुप्त मौर्य को घनानंद से लड़वाता है। तो घनानंद की जो है हराता है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य का ये प्रधानमंत्री बन जाता है और पूरा राजपाट जो है चंद्रगुप्त मौर्य के पास आ जाता है। ठीक है, चंद्रगुप्त राजा हो जाता है, ये इसका मेन प्रधानमंत्री बनता है और उसको सलाह देता है एक तरीके से। चाणक्य मतलब एक तरीके से किंग मेकर की भूमिका में आ जाता है चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य अपना शासन करता है और मौर्य शासन जो होता है आपका ये इलाका पूरा मौर्य का रहता है इंडिया में। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो होता है वो जैन अनुयायी होता है, जैन धर्म को मानता है। तो ये वही जो बताया था संलेखना विधि से अपना शरीर त्याग देता है लास्ट में। ठीक है, और ये श्रवण बेलगोला की पहाड़ियों पर जाता है, कर्नाटक में है श्रवण बेलगोला, वहां पर जाकर के संलेखना विधि से अपने मतलब प्राणों को त्याग देता है। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का आता है बिंदुसार गद्दी पर बैठता है। बिंदुसार के बाद अशोक इसका मेन राजा होता है, यानी तीनों राजाओं को चाणक्य ही बनाता है, यानी बिंदुसार, अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य तीनों के टाइम में ही रहता है चाणक्य प्रधानमंत्री। ठीक है, चाणक्य बहुत बड़ा कूटनीतिक हुआ, इसने अर्थशास्त्र भी लिखा है जो कि एक राजनीतिक ग्रंथ है, हम आपको पढ़ाएंगे तो बता देंगे। ठीक है, फिर अशोक आता है। अब अशोक जो होता है जबरदस्त, इसका राजा जो अशोक होता है वो बहुत बड़ा, मतलब सिकंदर से भी बड़ा था, ये महान होता है। लेकिन चक्कर ये था जब कलिंग का युद्ध फंस गया इसके चक्कर में, तभी ये अशोक जो है डाउन हो गया। ठीक है, वरना अशोक जो था ये पूरा इलाका जो मौर्य साम्राज्य का इलाका है, पूरा ईरान, इराक वगैरह यहाँ तक पहुँच गया था, वो ये यूरोप तक पहुँच जाता अशोक। ठीक है, लेकिन जो 261 BC में जो युद्ध हो गया कलिंग वाला, कलिंग यानी उड़ीसा के पास, ठीक है, खारवेल नरेश, ठीक, वहाँ पर जो इनका युद्ध हुआ अशोक का, तो इसने करीब 1 लाख लोगों को मारा, वहाँ पर मारे गए। और वहाँ पर इतना मतलब खून खराबा था, खून था या गोश्त के लुथड़े कह लीजिए जो थे वो थे, तो लगा था मतलब घुटनों घुटनों कीचड़ हो गया, बहुत कीचड़ था, खून का कीचड़, खून और मांस का कीचड़ वहाँ पर। ठीक है, उसी समय जो चाइना से एक व्यक्ति था उपगुप्त, वो अशोक से मिल गया और इनको जो है मारकाट करते हुए देख लिया उसने। तो मतलब अशोक से बोला यार तुम्हारा यही काम रह गया है, तुम बस। अच्छा, ये जो उपगुप्त था ये चाइना से इंडिया आया था बौद्ध धर्म की तलाश में, कि बौद्ध धर्म यहाँ पर काफ़ी फेमस था उस समय, तो बौद्ध धर्म की जानकारी लेने के लिए इंडिया आया था। उसकी मुलाकात हो गई अशोक से। ठीक है, अब अशोक से कहता है कि तुम्हारा यही काम रहेगा, मारकाट करना ये वो। तो अशोक सोचा यार इतने लोगों को हमने मार दिया, क्या मिला हमें। ठीक है, इसका हृदय परिवर्तन वहीं से हुआ और इसने क्या किया कि जैन धर्म छोड़ के बौद्ध धर्म अपना लिया। तो बौद्ध धर्म की जो दीक्षा दी थी वो उपगुप्त ने अशोक को दी, उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। ठीक है, अब बौद्ध धर्म अपना लिया तो ये धार्मिक उसमें पड़ गया। ठीक है, यानी बौद्ध धर्म के लिए काम करने लगा और बहुत ही मतलब सीधा साधा वैसा आदमी बन गया। तो इसकी वजह से ये जो था आगे अपना साम्राज्य नहीं बढ़ा पाया, यही एक कारण था, ये धार्मिक उसमें रहा। ठीक है दादा, वरना अशोक जो था यूरोप तक पहुंच जाता और सिकंदर से भी बड़ा महान व्यक्ति ये होता है। ठीक है, सिकंदर तो कुछ नहीं था अशोक के आगे, लेकिन अशोक जो था उसमें पड़ गया। फिर इसने क्या किया, धर्म के काम करना शुरू किए और बौद्ध धर्म को इंटरनेशनल धर्म अशोक ने बनाया। अशोक ने बौद्ध धर्म को इंटरनेशनल धर्म बनाया। ठीक है, कैसे बनाया तो आपको बताते हैं। और अशोक के बाद जो सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया वो था कनिष्क। कनिष्क जो था नॉर्थ इंडिया से ले गया। तो अशोक जो था, अशोक के 2 बच्चे थे, एक था आपका लड़का एक लड़की, एक थी संघमित्रा लड़की और महेंद्र लड़का था। ठीक है, इन दोनों को श्रीलंका भेज दिया, जाओ वहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार करो जाकर के। ठीक है, बौद्ध धर्म और भी बहुत से लोगों को अलग अलग जगह भेजा, लेकिन इसका जो मेन प्रचार हुआ बौद्ध धर्म का वो था कनिष्क। कनिष्क इधर से नॉर्थ इंडिया से, इधर से होकर के चाइना वगैरह, जापान, इंडोनेशिया ये इलाके में गया, इधर गया। कहाँ गया देखिए, हम आपको मैप में दिखाते हैं अभी आपको। ठीक है, तो बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार हुआ वो सबसे ज्यादा कनिष्क ने किया। ठीक है, तो अशोक जो था ये मौर्य काल का सबसे प्रतापी। फिर इसके बाद मौर्योत्तर काल आया, यानी मौर्य काल सबसे बड़ा साम्राज्य, अब तक के इंडिया में सबसे बड़ा साम्राज्य जो हुआ है वो मौर्य काल का ही हुआ है। ठीक है, और प्रतापी राजा सबसे अशोक ही था। ठीक, हाँ देखिए जरा कैसे प्रचार प्रसार हुआ, पहले वो देख लेते हैं फिर आपको। ये देखिए बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार। ठीक है, ये यहाँ पर पूरा शासन चल रहा है, यहाँ से ऐसे श्रीलंका गया,
फिर आपका ये आया इधर से इंडोनेशिया वगैरह आया, ठीक है, इधर से गया चाइना जापान वगैरह इधर से होकर के, ठीक, क्योंकि अमेरिका का पता ही नहीं था उस समय, इतनी पूरी दुनिया थी, ठीक है, मतलब कहीं और गया नहीं, ठीक। तो ये इतनी एरिया में बौद्ध धर्म गया। इस समय विश्व का सबसे बड़ा जो सबसे ज़्यादा लोग मानने वाले हैं वो बौद्ध धर्म के ही हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है वो बौद्धिस्टों की है, ठीक है। तो पूरी दुनिया में भला तो सबसे ज़्यादा फैलाया था कनिष्क ने, और इंटरनेशनल सबसे पहले स्टार्टिंग की थी अशोक ने ही बौद्ध धर्म की, ठीक है। इसलिए बौद्ध धर्म को जो था, बौद्ध धर्म का प्रचार पत्र, बौद्ध धर्म इतना क्यों बढ़ गया, क्योंकि उसको राजकीय संरक्षण मिला हुआ था, यानी गवर्नमेंट की तरफ से उसको संरक्षण मिला हुआ था, और उसका प्रचार प्रसार ज़्यादा हुआ इंटरनेशनली। जैन धर्म डाउन हो गया, बिल्कुल डाउन हो गया, इंडिया में सिमट के रह गया। बौद्ध धर्म पूरी दुनिया में फैल गया, जो इस समय आप देख ही रहे हैं, दलाई लामा, तिब्बत वगैरह, चाइना, जापान है, ठीक है। इंडोनेशिया में जो बौद्धिस्ट थे वो बाद में मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए, इस्लाम को कबूल लिया उन्होंने, इस्लाम में कन्वर्ट हो गए। तो वो, लेकिन जो इंडोनेशिया के जो लोग हैं इस्लाम को उन्होंने कन्वर्ट तो हुए, लेकिन अपनी संस्कृति नहीं चेंज की, यानी उनके जो नाम थे, जो उनके काम थे, उनकी जो संस्कृति थी वो चेंज नहीं हुई। मेघावती सुकार्णु पुत्री नाम वही रहा, लेकिन इस्लाम धर्म अपना लिया, ठीक है। तो ये इंडोनेशिया का खास बात है। इस समय मुसलमान सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया में ही है, ठीक है, कन्वर्टेड है ज़्यादातर सब, ठीक। तो अशोक जो है, अशोक ने फिर क्या किया कि इसने शिलालेख वगैरह, अशोक क्या करता था अपना प्रचार प्रसार, जो सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार अशोक ने ही किया, और इसने शिलालेख के द्वारा अपने प्रचार प्रसार किया। अच्छा, इसकी भाषा जो थी उस समय प्राकृत थी, और जो थी पाली वगैरह चलती थी, पाली भाषा थोड़ी सरल भाषा होती थी, और जो लिपि होती थी ब्राह्मी वगैरह, ब्राह्मी, खरोष्टी, आरमयिक ये लिपियाँ चलती थी। हालांकि आपको जब डिटेल में पढ़ाएंगे तो बता देंगे। तो शिलालेख थे, स्तंभ लेख थे, ठीक है, स्तंभ लेख, शिलालेख, ठीक है। शिलालेख में जो थे वो जो थे लघु होते थे, छोटे वाले शिलालेख, बड़े होते थे, कुछ बड़े बड़े होते थे। तो ये पत्थर टाइप के होते थे, जैसे इस समय होर्डिंग वगैरह लगती है ना, तो अशोक क्या होता है, अपना मैसेज जब किसी को देना होता था तो पत्थरों पे लिखवा देता था, यहीं शिलालेख पे। स्तंभ लेख क्या होते थे, खंबे टाइप के होते थे, ठीक है, गोल गोल खंबे, उस पर लिखवा दिया उसने, अपना प्रचार हो रहा है, ठीक है। जैसे इस समय प्रचार करते हैं ना, तो होर्डिंग लगा देते हैं, बैनर लगा देते हैं, पोस्टर लगाते हैं, तो उस समय ये सब तो था नहीं, तो पत्थर पे लिखवा के वो अपना प्रचार करता था। शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख भी होता था। गुहा लेख जो होता था गुफाओं वगैरह में लिखवा देता था, गुहा लेख। तो ये अशोक ने स्टार्ट किया सबसे पहले, तो इसीलिए अशोक महान बोला जाता है इंडिया में, ठीक है। दो ही महान हुए, अशोक और अकबर, ठीक है। विश्व में केवल एक महान हुआ, सिकंदर, ठीक है। तो ये आपका प्राकृत भाषा थी, जिसकी लिपि जो थी ब्राह्मी थी अशोक के टाइम में, ठीक। फिर मौर्य काल धीरे धीरे डिके होता चला गया अशोक के बाद, क्योंकि धार्मिक नीति ज़्यादा बढ़ गई थी और अशोक ने ज़्यादा इधर उधर ध्यान नहीं दिया, उनके लड़के तो उसमें लग गए, तो और कुछ हुआ नहीं। तो मौर्य काल जो था उसका डिक्लाइन हो गया, ठीक है। तो मौर्योत्तर काल फिर हुआ। मौर्योत्तर काल में क्या था तो आपको हम बताते हैं। और मौर्योत्तर काल में जो थे कई एक वो हुए, अच्छा, मौर्योत्तर काल आया। मौर्योत्तर काल में 4 वंश जो थे वो देशी थे, 4 विदेशी थे। देशी वंश जो थे शुंग, देशी जो शासक हुए वो शुंग हुआ, कर्ण हुआ, सातवाहन हुआ, चेदी वंश हुआ, ठीक है। विदेशी शासक जो थे वो आपके इंडो ग्रीक थे, और शक थे, पार्थियन और कुषाण। अच्छा, अशोक के बाद क्या हुआ, जो इंडिया था, इंडिया की जो पॉलिटिक्स थी 2 भागों में, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया बढ़ गई, ठीक है। तो साउथ इंडिया का जो इतिहास है इसको बताया था संगम पीरियड। संगम पीरियड में 3 वंश जो थे मेन थे, चोल, चेर और पांडे, ये साउथ में ही थे। इनके टाइम पर साहित्य बहुत स्ट्रांग था, ठीक है। तो चोल, चेर, पांडे ये साउथ में हो गए, और इसको साउथ इंडियन संगम पीरियड बोला जाता है। उसी समय आया संगम, ठीक है। और कुषाण जो थे, कुषाण का जो शासक था कनिष्क 78 ईस्वी में हुआ था, और कनिष्क ने, हमने बताया, बौद्ध धर्म का सबसे ज़्यादा प्रचार किया गया, ठीक है। उसी समय जो है फिर उसके बाद क्या हुआ, ये वंश को हम डिटेल में बाद में पढ़ा देंगे। फिर उसके बाद गुप्त काल आया। गुप्त काल की स्थापना की थी श्रीगुप्त ने 319 AD में। अब AD स्टार्ट हो गया, और गुप्त पीरियड जो था वो स्वर्णिम पीरियड बोला जाता है, स्वर्ण काल बोला जाता है इंडिया का। 319 AD से स्टार्ट हुआ ये, और गुप्त काल का जो पीरियड है वो आपका 550 AD तक, ठीक है, 550 AD गुप्त काल चला। गुप्त काल का जो संस्थापक था श्रीगुप्त था, ठीक है, महाराजाधिराज। इस समय सामंतवादी प्रथा स्टार्ट हुई। सामंतवादी मतलब किसी के अधीन काम कर रहे थे ये लोग,
और श्रीगुप्त के बाद जो है इसका मेन शासक जो था चंद्रगुप्त फर्स्ट, शक्तिशाली राजा था और गुप्त संवत स्टार्ट हुआ माना जाता है। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की और इसने सोने चांदी के सिक्के भी चलाए, ठीक है। इसके बाद समुद्रगुप्त ने गुप्त काल को सबसे ज़्यादा विस्तार किया इसका गुप्त साम्राज्य का, तो उसको भारत का नेपोलियन बोला जाता है समुद्रगुप्त को, ठीक है, इसलिए बोला जाता है। और अश्वमेध यज्ञ कराया। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था, ये घोड़ा दौड़ाया जाता था और उस घोड़े पे जितना एरिया वो कवर करता था तो वो हो जाता था उनका राजा का, और कोई रोक लेता था उसके साथ वो होता था युद्ध, तो उसको कहते हैं अश्वमेध यज्ञ। तो अश्वमेध यज्ञ देखिए ये होता था, ठीक है। एक होता था राजसूय यज्ञ, राजसूय यज्ञ ये होता था, ये वैदिक काल में होता था, ठीक है। यज्ञ कराते थे और राजा का राज्याभिषेक किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा दौड़ाते थे, घोड़ा जा रहा, किसी ने रोका तो उससे फिर युद्ध होगा, अगर जो हार दिया सेना गई, सेना ने, तो जितना इलाका कवर किया जाता था घोड़े के द्वारा 4-6 लोगों को भेज करके तो कराता था अश्वमेध यज्ञ। हालांकि डिटेल में बाद में पढ़ा देंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय आए, फिर उसके बाद उनको विक्रमादित्य की उपाधि मिली। हालांकि जो भारतीय इतिहास है उसमें 14 राजाओं ने जो है 14 विक्रमादित्य राजाओं ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की भारतीय इतिहास में, ठीक है। और अपनी जो विजय और वैवाहिक संबंध से इन्होंने गुप्त काल ने अपना साम्राज्य का विस्तार किया। उसी समय यात्री आया था फाहियान, चीनी यात्री था, ठीक है। और गुप्त काल में जो था ब्राह्मण धर्म वो सबसे ज़्यादा चरमोत्कर्ष पे था, ब्राह्मण धर्म चरमोत्कर्ष पे था गुप्त काल में, ठीक है। और गुप्तकालीन जो प्रशासन था वो भी बहुत अच्छा था उस समय। कालिदास, विशाखदत्त, वराहमिहिर, आर्यभट्ट, ये विष्णु शर्मा, ये सब जो राइटर्स हुए लिखे इन लोगों ने, तो ये इसी समय के ही हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद गुप्तोत्तर काल आया और गुप्तोत्तर काल के पूर्व मध्यकाल, ठीक है। तो गुप्तोत्तर काल में जो था पुष्यभूति वंश आया, ठीक है। वर्धन वंश था जो 606 से लेकर के 647 बीसी तक के हर्षवर्धन रहा था। इसमें हर्षवर्धन मेन प्रतापी राजा था, ये धार्मिक काम काफ़ी करता था। 16 वर्ष की उम्र में ये गद्दी पे बैठा था। और वेनसांग इसी के समय, वेनसांग भी चाइना से आया था, जिसको मतलब यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। सी युकी की इसने रचना की थी, ठीक है। शाक्यमुनि भी बोला जाता है वेनसांग को। फिर उसके बाद साम्राज्यवादी संगठन स्टार्ट हुआ और उसके बाद फिर छोटे छोटे वंश आते गए। बंगाल का जो है पाल वंश आया, जिसका धर्मपाल था मेन शासक, धर्मपाल। उसने जो है विक्रमशिला की स्थापना की, जो कि बिहार में ही पड़ता है विक्रमशिला। और एक नालंदा है, कुमारगुप्त ने बनाया था, कुमारगुप्त फर्स्ट ने, नालंदा विश्वविद्यालय वही बिहार में पड़ता है, कुमारगुप्त ने स्थापना की थी इसकी। बंगाल का सेन आया, लक्ष्मण सेन इसका शासक था। कश्मीर के राजवंश आए, कारकोट, उत्पल, लोहार वंश आए, ठीक है। राजपूत वंश फिर हुए यहाँ पर, गुर्जर, प्रतिहार, चालुक्य, चौहान, परमार, गहड़वाल वंश, ठीक है। फिर गुप्तोत्तर काल में और भी वंश थे, जैसे गौड़ वंश है, कलचुरी है, चेदी है, पूर्वी गंग वंश है, काकतीय वंश है, होयसाल है, मैत्रक वंश है, ये सब आए। फिर संगम काल आपको पढ़ा देंगे, संगम काल में बता ही दिया, 3 वंश थे, चोल, चेर और पांडे, ठीक है। तो ये इतना आपका प्राचीन भारत का इतिहास है। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम आया 712, तो मध्यकालीन है, वो हम अगले वीडियो में आपको उसका संक्षिप्त सार समझाएंगे। तो ये प्राचीन भारत के इतिहास की इतनी जानकारी थी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि प्राचीन भारत का इतिहास क्या है। डिटेल में हम आपको बाद में पढ़ा देंगे, ठीक है। दैट्स इट।